Assalamualaikum, good morning, subha bakhair. It's okay. It's over finally, and we can talk about other things in life unless the World Cup starts. Until the World Cup starts, lekin yes. But congratulations to Sri Lanka because it was a much deserved win. तो उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त खेला, so we have to give them. हमने भी अच्छा मुकाबला किया, लेकिन certainly वो जिस मुझे लगता है कि हवा के घोड़े पे हम सवार थे या जिस बबल में हम मौजूद थे वो बर्स्ट ज़रूर हुआ है, क्योंकि हमने एक्चुअली ये अपने तय सोच लिया था कि हम तो बस बेस्ट हैं और हम वर्ल्ड कप में भी जाएंगे। उम्मीद तो थी, लेकिन देयर वाज अ लॉट ऑफ बेस्ट है और ये टीम एक्चुअली अच्छी है भी और अच्छी थी भी और अच्छी होगी भी इंशाल्लाह। मतलब देयर इज नो पास्ट टेंस। ये जो कॉम्बिनेशन बना था, क्योंकि अभी तो बहुत सारे लोग इंजरीज का शिकार हैं, ये बड़े अरसे बाद लोगों ने विटनेस किया था और कांस्टेंट विंस भी आ रही थी, लेकिन यस इस सारे मामले ने हम सबको सोचने पे मजबूर किया है कि वेयर डू वी लैक। और बाबर जहां एक बेहतरीन बल्लेबाज हैं, एक बेहतरीन खिलाड़ी हैं, क्या वो अहम और टफ और प्रेशर वाले मैचेस में कप्तानी को लेकर सही फैसले कर पा रहे हैं या कर ये जो आपने सवाल किया ना, इससे लिंक्स बहुत सी चीज़ें ये हैं कि इस टूर्नामेंट ने हमें बहुत से पॉइंट्स दिए हैं जिसके बारे में हमें सोचने की ज़रूरत है। सो इट हैज़ गिवन अस अ लॉट टू थिंक अबाउट। नंबर वन, बहुत अरसे से हम सारे भी, हमारे एक्सपर्ट्स भी जो क्रिकेट के हमारे शो पे आते हैं, वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट द रोटेशन पॉलिसी, हाउ इम्पॉर्टेंट दैट इज़ कि आप सारा इन्हिसार फॉर एवरीथिंग ये इन्हीं प्लेयर्स पे ना डालें, औरों को लाएं, बीच में खिलाते रहें ताकि वो भी वेल जेल्ड हो कि कल को उनकी ज़रूरत पड़े तो वो रस्टेड कोई 3-4 हफ्ते या 3-4 महीनों के गैप के बाद ना आ रहे हो, उनको पता हो दे आर वेल ऑयल्ड इन द सिस्टम। ये एक बहुत बड़ी बात है। बॉलिंग वाज बैड इन द मिडल। दूसरी बात, सॉरी आई नीड टू से दिस, वी नीड टू बी मोर असर्टिव। ये जो पाकिस्तान श्रीलंका पाकिस्तान, हम जो इधर उधर ट्रैवल करते रहे ना, जितने भी यंग और रोबस्ट हमारे प्लेयर्स हो, दिस कैन टेक अ टोल ऑन एनीबडी इन एनी स्पोर्ट इन द वर्ल्ड। ये मेंटल फटीग भी एक चीज़ होती है, बेशक आप फिजिकली बड़े फिट हो एंड एवरीथिंग, तो दिस इज अ टेक अवे फ्रॉम दिस। बड़े दिन से हम श्रीलंका में ही मौजूद थे, इस मैच का इंतजार कर रहे थे। खैर नहीं, ये मेजबान हो के जब हमें करनी पड़ रही है ना, तो दैट इज नॉट ऑन। आपको पता ही है ना कि किसको कसूरवार ठहराना है। मतलब बाकी टीमों को देखें कौन हिली है, इंडिया वहीं बैठा रहा है इतने देर से बैठा रहा है। तो खैर आप कंपैरिजन लेना, बाकी बहुत सारा कुछ हमें गौर करने की ज़रूरत है। इफ्तिखार डिड एक्सेप्शनली वेल, क्या ज़बरदस्त उनकी परफॉर्मेंस थी, बीट बॉलिंग, बीट बैटिंग। शादाब का क्या चक्कर है? वैसे बहुत सारे लोग जो शादाब के फ़ैन थे भी और हैं भी, there's a visible decline in his performances. भाई visible decline इसलिए होगा, I'm sorry to say, जब आप ओवर यूज करते रहेंगे प्लेयर्स को, तो visible decline overuse or not overuse, शादाब has not been performing well for a very long time और उनको ब्रेक भी नहीं दिया जा रहा, और I wonder कि उनका क्या होगा या वो खुद नहीं लेना चाह रहे। अब ये दूसरी बात है, मतलब we have examples from the past. मोहम्मद आमिर is a classic example जिसको हमने ओवर यूज किया था, उसके बाद रिडंडेंट करके साइड पे रख दिया था। नहीं, वो तो और मामला हुआ था ना। नहीं, उसके बाद की बात हो रही है। मैं बहुत आगे, उसको बार बार हमें लाने की जरूरत नहीं है। कहने का मतलब है एक्सेप्शनल प्लेयर्स को जब आप ओवर यूज करेंगे, बिकॉज फीलिंग ये होगी कि इनके अलावा तो हमारे पास कोई है ही नहीं, और कैसे हो सकता है कि इतने अच्छे प्लेयर को हम साइड पे बिठा दें। भाई इसलिए बिठा दें बिकॉज उसको भी रिचार्ज करने का एक टाइम भी चाहिए होता है, एंड दैट इज हाउ इट शुड बी। इतना ना खिलाएं कि उसके बाद फिर उनकी आपको कोई एफिशिएंसी नजर ना आए और उसके बाद उनको, मतलब बेसिकली जिसको कहते हैं ना, खुडे लाइन अलगर्ज ये कि हमारा सफ़र यहीं ख़त्म हुआ है। एशिया कप में श्रीलंका ने पाकिस्तान का 252 रन का हदफ मैच की आखिरी गेंद पर 8 विकेटों के नुकसान पर पूरा कर लिया। कौशल मेंडिस 91 रन बनाकर नुमाया रहे। श्रीलंका को जीत के लिए आखिरी गेंद पर 2 रन दरकार थे और इस जीत के साथ श्रीलंका एशिया कप के फाइनल में पहुंच गया है। श्रीलंका डिजर्व्स टू बी देयर, मतलब एट द एंड ऑफ द डे हम भी डिजर्व करते थे। वनडे की नंबर 1 टीम पाकिस्तान की एशिया कप में कारकर्दगी जैसी रही सबके सामने है। ऑन फील्ड कोई गेम प्लान नज़र नहीं आया। एक्चुअली सबसे बड़ा मसला हमें ये नज़र आ रहा है कि अभी तो ये मैचेस हैं भारत के खिलाफ, जब और आगे चलकर वर्ल्ड कप में बड़े मैचेस होंगे, बाबर क्या करेंगे? मतलब ही सीम्स टू बी क्लूलेस इन द ग्राउंड। आई एम सॉरी बट यस, उसके भी एग्जांपल्स हैं हमारे पास पे। विराट कोहली जब कैप्टन थे इंडिया की टीम के, उनका खुद ये कहना है कि मेरी अपनी गेम जो थी वो ख़राब होना स्टार्ट हो गई थी क्योंकि आई कुड नॉट मैनेज बोथ ऑफ देम। ही रिक्वेस्टेड
कि मुझे कप्तानी, जो कि एक ऑनर है, ऑफ कोर्स हु वुडंट वांट टू बी, उन्होंने खुद रिक्वेस्ट किया था कि भाई मुझे कप्तानी से निकाल दो, because if you want me to perform to my optimum level, तो then I cannot do both of these things. And maybe that is the case. अब ऐसा कप्तान बहुत ज़्यादा कामयाब नहीं रहे, पर सचिन तेंदुलकर को कौन नहीं जानता. Cricket and Sachin Tendulkar were synonymous at one point of time. Yeah. But yes, पूरे टूर्नामेंट में फिटनेस के साथ फॉर्म के मसाइल भी हमारे रहे. फील्डिंग तो मायूस कुन रही. हमारी स्ट्रेंथ बॉलिंग भी मयारी नहीं थी, जबकि स्पिनर्स भी उम्मीदों, हमारे पास वर्ल्ड क्लास स्पिनर्स हैं ही नहीं. एंड I don't see a solution to this problem. At least the solution to this problem is not available. कोई short term solution नहीं है. We do not have world class spinners. Maybe we do have them. They are not being given a chance. There is always a perspective. पता नहीं कोई पीछे बैठा है तो पता कर लेंगे. आज बैटिंग की बात करें तो बैटर्स स्पिन खेलना ही लिटरली भूलते हैं. इफ्तिखार पार्ट टाइम बॉलर होके 3 आउट कर सकते हैं. हमारे पास बहुत ग्लैमराइज किया है, इतना हमने फास्ट बॉलिंग, हर बच्चे को फास्ट बॉलर बनना है हमारे यहाँ. हर क्रिकेट खेलने वाले नौजवान को फास्ट बॉलर बनना है. सो बस मगर दूसरी चीज़ों की भी ज़रूरत होती इब्रार अहमद, मतलब बैकअप्स हमारे पास बहुत हैं. बात वही होगी, खिलाएंगे तो पता चलेगा ना. चांस देना है, रोटेशन लानी है. I don't think so कि we have any world class spinner. बहरहाल अब पाकिस्तान को खेलेंगे नहीं तो पता कैसे चलेगा कि वर्ल्ड क्लास है कि नहीं. उनको लाओ, भारत जाना है हमें. और उम्मीद पाकिस्तान की हालिया परफॉर्मेंस ने ज़रा हमारी कम कर दी है, या फिर सोचने पे मजबूर कर दिया है कि होगा क्या. साथ ही कप्तान बाबर आजम का बता दें आपको कि वो कहते हैं कि श्रीलंका ने पाकिस्तानी टीम से बेहतर क्रिकेट खेली. वी कुड सी दैट सर. हमारी बॉलिंग और फील्डिंग अच्छी नहीं रही. मिडल ओवर्स में हमारे बॉलर्स अच्छी गेंदें नहीं करा सके. पाकिस्तानी टीम ने आगाज़ अच्छा किया, मगर खेल के दरमियानी ओवर्स में हम अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके. और ऑब्वियसली वो मैच के बाद बहुत कुछ कह रहे थे. We did not do up to the mark and fielding तो हमारी इतनी बुरी थी. I'm sorry when श्रीलंका का पार्ट आया and they started playing. उन्होंने शुरू के 10-15 ओवर तो मैं कहती हूँ सारे चौकों से ही बनाए हैं. पता नहीं हम कहाँ थे, नज़र ही नहीं आ रहे थे कि हम लोग फील्ड पे हैं भी नहीं. तो खैर एनीवे ये सारी मोइन खान हमारे साथ मौजूद हैं. मोइन भाई थैंक यू. मोइन भाई वी ऑल आर सैड ऑब्वियसली नेचुरली. पाकिस्तान श्रीलंका के खिलाफ मैच भी हार गया. बैटिंग के अपने मसाइल हैं, लेकिन वो कल किसी हद तक चली गई, हम ये कहेंगे. रिजवान डिड वेल, इफ्तिखार डिड वेल. बॉलिंग और फील्डिंग ने हमें बड़ा डिसअपॉइंट किया है. लग ही नहीं रहा था कि वनडे की नंबर 1 टीम खेल रही है. ना स्पिनर्स चल रहे हैं, ना फास्ट बॉलर्स चल रहे हैं. फील्ड में गेम प्लान नज़र नहीं आ रहा. व्हाट इज़ योर एनालिसिस? बहुत सी इस वक्त स्ट्रॉन्ग टीम में है जो ओडीआई में अच्छा प्रोग्रेस कर रही है. पाकिस्तान इज़ ऑल्सो वन ऑफ देम बिकॉज के रिसेंट पास्ट में हम नंबर 1 पे प्लेस थे. तो यहाँ पे अपनी इस वर्थ को प्रूव करने के लिए पहली बात तो है पाकिस्तान को अपनी कुछ स्ट्रैटेजीज़ में चेंजिंग लानी पड़ेंगी, अपने एग्रेशन में चेंजिंग लानी पड़ेंगी, अपनी बॉडी लैंग्वेज में चेंजिंग लानी पड़ेंगी. जिस तरह का मैच हुआ, वेरी अनफॉर्चुनेट, बट अगेन इट वाज अ गुड फाइट, वेरी गुड फाइट. इस सर्कमस्टांसेस में जहाँ पे आपको 5 चेंजेस करनी पड़ी एक टीम के अंदर, कुछ नए लड़के खिलाने पड़े बाहर से बुला के, यानी वो आके खेल रहे थे. तो अगर उनकी परफॉर्मेंस देखी जाए, आज अब्दुल्ला शफीक ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, जमान ने नो डाउट बहुत अच्छी बॉलिंग की. जहाँ भी लैग कर रहे हैं वो हमारी कैप्टनसी मुझे नज़र आ रही है कि जहाँ पे आपने प्रेशर क्रिएट करना होता है वहाँ प्रेशर क्रिएट नहीं कर पा रहे. श्रीलंका ने अपने नफ्स पे काबू रखा, उन्होंने कांस्टेंट प्रेशर आप पे रखा है. और वो प्रेशर रखने की वजह ये थी कि उनको पूरी फील्ड खुली हुई मिली थी. कहीं भी थ्रू आउट 50 ओवर्स में मैंने एक दफ़ा भी नहीं देखा कि कहीं पे बाबर ने अपने बॉलर से बात करके प्रेशर कोई क्रिएट करने की कोशिश की हो. तो ये चीज़ है जो हम लैक कर रहे हैं एज ए टीम, एज ए यूनिट. इस पूरे टूर्नामेंट में पाकिस्तान टीम अच्छी नहीं नज़र आई. दे हैव टू कम अप विद अ गुड यूनिट और उसमें अंडरस्टैंडिंग नज़र आनी चाहिए. कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि एक दूसरे को बैक कर रहे हो. कैचेस जो प्लेयर पकड़ रहे थे वो उसको एंजॉय नहीं कर रहे थे, वो उसको कन्वर्ट नहीं कर रहे थे प्रेशर के अंदर कि श्रीलंकन पे हम प्रेशर डालें. हारिस ने भी बहुत अच्छा कैच पकड़ा, वसीम ने भी बड़ा ज़बरदस्त कैच पकड़ा, बट जो बॉडी लैंग्वेज थी ना वो कहीं नज़र नहीं आई मुझे. ये सारी बातें जो आपने गिनवाई हैं ये हमारी स्ट्रेंथ होती थी थोड़ी देर पहले. मतलब इन्हीं चीज़ों पे तो हम कह रहे थे कि क्या कैप्टनसी है, क्या हमारी टीम जेल हुई है, क्या प्रेशर डालते हैं. अजीब सी बात है क्योंकि एशिया कप से पहले पाकिस्तानी टीम वर्ल्ड कप जीतने के लिए फेवरेट थी, लेकिन अब एशिया कप ने इट्स ऑलमोस्ट एज इफ कि हमें एक्सपोज कर दिया है. तो ये अजीब सी हमें बात लग रही है. पूरे इवेंट जो है वो लड़कों में फाइटिंग स्पिरिट नज़र नहीं आई. इस पूरे इवेंट में हमने बॉडी लैंग्वेज इतनी ऑफ थी. जिस तरह आप कह भी रहे हैं तो बाबर हिमसेल्फ की बॉडी लैंग्वेज बहुत ऑफ थी.
फॉर्म ऑफ लग रही थी, लगता था T20 खेलने के इतने आदी हो गए हैं कि ये 50 ओवर्स खेल ही नहीं सकते, फिटनेस ही ऑलमोस्ट इतनी नहीं है। अब हम आगे भी हमने जाना है, इसको किस तरह हम ठीक करेंगे? ऐसी बात नहीं, फिटनेस होती है लड़कों की, इसी वजह से वो टीम में होते हैं, बेस्ट लड़के भी होते हैं, बट हाँ क्रिकेट के साथ अच्छी और बुरी फॉर्म लगी रहती है, और ये सारी चीज़ें आपके इंटेंट के ऊपर डिपेंड करता है, आपकी फ़िटनेस के ऊपर डिपेंड करता है। आप बहुत ज़्यादा जब फिट होते हैं तो नेचुरली आप बेटर फील कर रहे होते हैं। लेकिन मैं कहूँगा कि यहाँ पे पाकिस्तान टीम को कुछ जगह पे रिगेन करना पड़ेगा। जैसे ज़मान को हमने देखा, उसने आके अच्छा परफॉर्म किया। अब्दुल्ला शफीक ने फ़खर की बैड फॉर्म रही है थ्रू आउट। सिचुएशन जो कंडीशंस थी वो बहुत मुश्किल कंडीशंस थी पाकिस्तान की। जब भी बैटिंग आई है या बॉलिंग आई है, या तो बॉल स्विंग नहीं हुआ, या बैटिंग आई है तो बॉल स्विंग होना शुरू हो गया। तो इन तमाम चीज़ों के अंदर ये फैक्ट मौजूद थे कि जो आपके इनफॉर्म बैट्समैन थे वो रन नहीं कर पाए, और जो आउट ऑफ फॉर्म थे वो तो बिल्कुल ही आउट ऑफ फॉर्म ही रह गए। तो पाकिस्तान को ऐसे टेक्निक वाले प्लेयर्स को इंडक्ट करना चाहिए आने वाले वक्तों में, जहाँ इस तरह की श्रीलंका में कंडीशंस होती है जहाँ पे बॉल स्पिन भी होता है और जहाँ बॉल सीम भी होता है। तो दोनों टेक्निक पे, यानी स्पिन को भी अच्छा खेलने वाले और फास्ट बॉलर के अगेंस्ट सीम और स्विंग बॉलर खेलने वाले भी बेटर टेक्निकल बैट्समैन को इंडक्ट करना पड़ेगा टीम में। अच्छा, आप ये बताइएगा मोइन भाई कि पाकिस्तानी टीम का जो मौजूदा कॉम्बिनेशन है, अब आप समझते हैं ये ठीक है? आपके ख्याल में सरफराज, मोहम्मद आमिर या इमाद वसीम को वर्ल्ड कप के लिए बतौर बैकअप ही सही स्क्वाड में शामिल करने पर गौर करना चाहिए या नहीं? देखिए, बहुत सी इस वक्त अजम्पशन चल रही होंगी। सरफराज की जहाँ तक बात है, नो डाउट उनकी एबिलिटीज़ पे किसी को कोई शक नहीं होता। एट टाइम जब पाकिस्तान को ज़रूरत होती है हमेशा उन्होंने परफॉर्म किया, बट एट द सेम टाइम आप ये देखें, रिजवान बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, रिजवान कम्पीट कर रहे हैं। आज भी इस मैच के अंदर उन्होंने जो इफ्तिखार के साथ पार्टनरशिप की है, एक बहुत ही ऐसी सिचुएशन थी जहाँ पे एक आधी विकेट भी गिरती, उनका जो स्टंप छूटा, अगर वो आउट हो जाते तो नेचुरली पाकिस्तान और कम टोटल कर पाता यहाँ पे और आसानी से श्रीलंका जीत जाता। तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है उन्होंने, ऑल्दो उनको चांस मिला, बट उसके बाद बहुत सेंसिबल इनिंग के लिए। जो चेंजिंग की आप बात करें, ज़मान मुझे नज़र आता है वर्ल्ड कप की टीम में एक अच्छा है, बट वसीम को मैं नहीं देख रहा, बिकॉज आपके अभी दो बॉलर जो अनफिट हुए, नसीम शाह और हारिस रऊफ, ये वर्ल्ड कप तक फिट हो जाएंगे तो यकीनन इनके ड्रॉप का कोई सोचेगा भी नहीं, बिकॉज दे हैव प्रूवन देयर वर्थ इन प्रीवियस मैचेस। सो मुझे ऐसा लगता है वसीम नहीं होंगे, ज़मान इन होंगे, और अब्दुल्ला शफीक भी मुझे नज़र आता है टीम के अंदर, और हारिस रऊफ और नसीम शाह का कमबैक नज़र आता है। थैंक यू सो मच। सिकू जी, आवाज़ आ रही है आपको? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? गुड मॉर्निंग, नाश्ता वाश्ता कर लिया आपने? आप ज़रा बताइएगा, बहुत सी बातें हम खुद कर चुके हैं, बहुत सी बातें मोइन भाई ने कर दी हैं, आपका क्या तज्जिया है? मतलब आसान मैच में बाबर की अच्छी कैप्टनसी नज़र आती है, मुश्किल मैच में हमें समझ नहीं आता कि ये कप्तान किधर हैं, कोई बॉडी लैंग्वेज नहीं है, ही सीम्स टू बी क्लूलेस इन द ग्राउंड। What is going on and what should we expect? तकलीफ होती है बाबर के अगेंस्ट ऐसी बातें सुनकर। अगेंस्ट क्या कर रहे हैं? We all love him, we know that, we love our team. Yeah, of course. But क्या करें कि जाहिर है सूरत हाल ही ऐसी है। जी सिकंदर। बाबर अब्दुल्ला, वो नूरजहां का एक बड़ा मशहूर गाना है, आप कहेंगे आप पहले शेर सुनाए तब मैं गाना सुना रहा हूँ। गाना सुनाए। कहाँ क्या है वो, कहाँ तक सुनोगे, कहाँ तक सुनाओ, तारों शिकवे हैं, क्या क्या बताएं, जो सारी बातें हैं हमारे बता दें। अच्छा जी, अच्छा बिल्कुल आपने सही बात की, लेकिन कहीं से तो हमें शुरू करना पड़ेगा। हाँ देखें, मेरी जो लाइन थी ना आज की, कल ये रात मैं कह चुका हूँ, वो लाइन आज हुमा ने कह दी। तो वो है कि बाबर साहब को कप्तानी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। कल के प्रोग्राम में मैंने ये बात कही थी कि यार बाबर साहब मेरे ख्याल से बात छोड़ दें, रहने दें, आप अपने सिर्फ बैटिंग पे कंसंट्रेट करें, 100 रन करें, दैट्स व्हाट आई वांट फ्रॉम यू। तो मेरी बात सुने, आपके वाइस कप्तान को आप देख लें, उनके क्या हालात हैं? Having said that, Sikandar, sorry, we might agree on that, लेकिन this is not the time maybe. हाँ, you are right before World Cup. वर्ल्ड कप बिल्कुल सामने खड़ा है, मगर मेरी जो चॉइस थी वो रिजवान था कि आप रिजवान को बना दें कैप्टन। वो लड़ता रहता है बाहर, पीछे खड़ा रहता है, वो कुछ ना कुछ तो करता है। वो अलग बात है कि उससे कैच छूट गया, अभी आप लोग दिखा रहे थे, उसका भी स्टंप छूटा, मगर उसके बदले में उसने एक कैच छोड़ा, कैच विकेट कीपर, ये वाला कैच। अब ये देखें,
स्ट्रेट फॉरवर्ड उसने कैच छोड़ दिया, अब उससे भी फर्क पड़ा। तो ये चीजें होती हैं क्रिकेट के अंदर, मगर मेरे हिसाब से जो बेस्ट चॉइस है वो इस वक्त रिजवान है। बाबर को चाहिए रिलैक्स हो जाए, बिल्कुल बैटिंग करे, हमें उससे रन्स चाहिए और रन्स करता रहे। देखिए, एक कप्तान को ये ना पता हो कि उसका बैट्समैन कौन सा अच्छा है। इफ्तिखार की जगह उन्होंने अल्लाह का खौफ, खुदा का खौफ, मोहम्मद हारिस से कौन लड़का है, कहाँ से आ गया, किसका रिश्तेदार है, किसकी दोस्ती है, कौन सी सिफारिश है। आप उसने 6 मैचों में सिर्फ 30 रन किए में इंटरनेशनल में, आपने उसको ऊपर भेज दिया। कैसे हो सकता है 5वें नंबर पे भेज दिया? फिर आपने जो है, अल्लाह भला करे, आपको यही नहीं पता था कि मुझसे पूछ लेते भाई, मैं बता देता कि नवाज की 31 मैचों में 150 है, वो भी सबसे पहले मैच में 2018 में, उसको ऊपर भेज दिया। यार उन्होंने इतने ओवर जाया कर दिए। उनका हमारा पहला 100 जो हुआ है वो 22वें ओवर में हुआ है, उन्होंने 100 कर दिए 15 ओवर में। तो एक कप्तान को जब अपनी क्रिकेट टीम का ही नहीं पता हो कि उसकी टीम में क्या है, क्या मौजूद है, तो वो क्या कप्तानी करेगा। अब माजरत के साथ वो बुरा माना है, लोग मुझे अभी शुरू हो जाएंगे ट्रोलिंग करना, करें। मैं तो पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ ना, कि पाकिस्तान को इस वक्त जरूरत है कि एक नया कप्तान हो। बाबर साहब मेरी बात सुने, इतना ही सिर्फ कप्तान का अमल दखल है, और भी इतना बड़ा ग्रुप है साथ मौजूद। ये बेसिक स्टैट्स, ये जो हमें और आपको पता है कि इसकी कितने मैचों में कितनी एवरेज है, कितने अरसे से ये परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, ये कप्तान को नहीं, इट इज़ वेरी हार्ड टू बिलीव कि ये उन्हें नहीं पता, या उन्हें पता है और हमारे पास चॉइसेस ही नहीं है, तो हम किनसे और खिलाएं, तो हम यही खिलाएंगे। मतलब और कोई नहीं है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में कि सिर्फ अकेले बाबर हैं कि भाई हाँ बस यही है, जब ये जो भी कर लें कर लें। देखें अब्दुल्ला, ये बात मैंने जब कही थी, 94 रन किए थे कराची के अंदर इफ्तिखार ने, मैंने उसी वक्त कह दिया था कि जो मेरी निगाह ये कह रही है कि इसको रन, आप उसको ज्यादा बॉलिंग खेलने दो, बाद में पावर हिटिंग है। आपके प्रोग्राम में भी कह दिया था। आप ये बताएं कि हमारा क्रिकेट का जो क्रिकेट डायरेक्टर है कहाँ है? वो पाकिस्तान टीम के साथ नहीं है, उसको तनख्वाह मिल रही है, वो उस वक्त डार्बीशायर में काउंटी के मैच कर रहा है। सिकंदर, हम 3 दिन से यही बात कर रहे हैं, आपने यू रियली पॉइंटेड दैट आउट। ये सारी बातें वो हैं जो कि हमें इस वक्त रिविजिट करने की ज़रूरत है। 2-4 और चीज़ें, अभी हम कप्तानी की बात कर रहे थे और आपने प्रपोज किया कि रिजवान मे बी शुड टेक दैट स्लॉट। रिजवान की खुद परफॉर्मेंस आप जरा देख लें, हमें तो ये लगता है रिजवान ऑल्सो हैज़ टू मच ऑन हिज प्लेट विद विकेट कीपिंग एंड ऑफ कोर्स बीइंग अ बैटर। तो अब उनको अगर कप्तान भी बना दिया जाए, पहले की भी उनकी परफॉर्मेंस भी थोड़ी सी कम हुई है, टेस्ट में भी उनकी कोई इतनी स्पेस नहीं है। तीसरी चीज़, शादाब का क्या होगा? हाँ, शादाब का कैन ही बी टेकन ऑफ? मतलब वो वाइस कैप्टन भी हैं, उनको किधर फिट किया जाए, बिकॉज ही इज नॉट परफॉर्मिंग। देखिए, बात असल ये है कि जब आपको जो ये अफगान सीरीज हो रही थी, उस वक्त मैंने कहा था कि आप विराट को ट्राई कर लें, आप उसामा को ट्राई कर सकते थे, आपके पास 2 ही चॉइसेस हैं, ठीक है ना। अब एक और जो बहुत बड़ा अलमिया है, मैं वो एक और आपको पॉइंट आउट कर रहा हूँ। जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है वो तो बैठा हुआ है श्रीलंका में, मजे कर रहा है, पूरी फैमिलीज गई हुई है, सब वहाँ बैठ के मैच देख रहे हैं। मुझे सिर्फ ये बताएं कि जो पाकिस्तान की जो दुनिया की जो टीमें बनती हैं वो उनकी जूनियर टीमों से बनती हैं, ठीक है। जूनियर टीम होती है, इमर्जिंग प्लेयर, उसमें खेले नायल जिम्बाब्वे अभी 3 टूर में इस एशिया कप से पहले, आप यकीन करेंगे उसमें 40-40 साल, 35-35 साल के लड़के खेलने गए जिनका कोई ताल्लुक नहीं। आपने इमर्जिंग टीम में भेजना था 23-24 साल के नए बच्चों को, हमें पता चल जाता कोई स्पिनर है, कोई बैट्समैन है, कुछ नहीं। अब मैं एक और मिसाल देता हूँ आपको, आप फटीक की बात कर रहे हैं, आपके लड़के सारे दुनिया में लीग्स खेल रहे थे, सिर्फ ये ट्रैवलिंग नहीं थी हुमा जो आप अभी जिक्र कर रही थी कि जो ऊपर नीचे जाने से नहीं, ये कनाडा में खेल रहे थे, ये अमेरिका में खेल रहे थे, ये श्रीलंका में खेल रहे थे, पिछले 4 हफ्तों में ये हर जगह खेल रहे थे। अभी मैं एक और मिसाल देता हूँ, आपने कहा अभी सब ये कहते हैं कि ये टेम्परामेंट होना चाहिए 4 दिन का, ताकि बॉलर को बॉल कराना आए फ्लाइट करने। शादाब 4 रोज की क्रिकेट ही नहीं खेलते, चले वो भी अलग है। अब मैं एक और मिसाल देता हूँ, इस वक्त हो रही है वेस्ट इंडीज के अंदर एक उनकी लीग चल रही है, हमारे 3-4 लड़के वहां खेल रहे हैं। क़ायद-ए-आज़म ट्रॉफी पाकिस्तान में हो रही है, 4 रोजा क्रिकेट, वो वहां पर खेल रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है मजे के कहते हैं बांसुरी बजा रहा है, बैठा हुआ है वो अपने सारे श्रीलंका में। किसी ने पूछा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, दुनिया का हर मुल्क का ये कानून है, जब उनकी 4 रोजा क्रिकेट होती है तो लड़के सब उनके मुल्क में होते हैं और वो खेलते हैं। हमारा
4 लड़के, साइम अयूब वहां बाहर बैठा खेल रहा है, आजम खान वो लीग खेल रहा है वहां पर वेस्ट इंडीज के अंदर। भाई क्यों खेल रहे हैं वो? यहाँ आए 4 रोजा क्रिकेट खेलें, अपने आप को इम्प्रूव करें, हमें पता तो चले उनमें कितना टप्पड़ है। इतने टैलेंटेड लड़के हैं, सब बाहर खेल रहे हैं, क्यों खेल रहे हैं? ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की कमजोरी है। अच्छा, दूसरी भाई शादाब का क्या होगा ये बताएं मुझे। शादाब भाई वो खेलते ही 4 रोजा क्रिकेट, आप उनको ड्रॉप करें। मतलब वो कहते हैं, सुहेल इमरान से भी हम कह रहे थे, वो कहते हैं उनको तो हटाना बड़ा इम्पॉसिबल काइंड ऑफ है, या उनको नहीं रिप्लेस किया। दोस्तियां इतनी है, एक रोटी गैंग है, रोटी गैंग के अंदर कुछ 4-5 लड़के हैं, उनका नाम रोटी गैंग दिया गया था आज से कोई 1 साल पहले, बाकायदा अनाउंसमेंट में कहा गया था। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सबसे पहले ये अपनी कुर्सी को पक्का करना है। अभी तो वो जो आए हुए हैं नए साहब, नाम भूल गया मैं उनको अपनी कुर्सी मजबूत नहीं है, अदालतों में केस चल रहे हैं, वो तो सिर्फ जाके लड़कों को कहते हैं भाई जीत जाओ। अब वो जीत जाएगी पाकिस्तान टीम तो उनकी सर्वाइवल है, नहीं जीतेगी तो फिर उनको भी हटा देंगे। अच्छा खासा एक शख्स लेके चल रहा था, आपने उसको बीच में से हटा के, अब क्रिकेट बोर्ड की चीजें हैं ना ये सारी हैंडल करने की, कि लड़के 4 रोजा क्रिकेट खेले। अच्छा, अगर सिकंदर फिटनेस की भी हम बात कर रहे हैं, इंड्योरेंस की भी बात कर रहे हैं, क्या हम इनफ 50 ओवर मैचेस थ्रू आउट द ईयर खेलते हैं कि हमारी वो इंड्योरेंस लेवल जो है थोड़ा सा बने? देखो हुमा, मैंने आपको कल भी बोला था, मैंने एक डेटा निकाला हुआ है, जो इंग्लैंड की टीम अभी T20 जीती थी ऑस्ट्रेलिया में, मैंने उन सब का डेटा निकाला हुआ है। इंशाल्लाह अगला प्रोग्राम में मैं निकाल कर जरूर रखूंगा आपको। मुझे आज पूरा दिन, कल हम वहां पे मैचेस में लगे रहे। इंग्लैंड के हर लड़के ने 200, 300, 100, 150 फर्स्ट क्लास मैचेस खेले 4 रोजा वाला। 4 रोज की जो क्रिकेट होती है वो आपको हर चीज सिखा देती है, इंडोरेंस भी आ जाती है, स्टेमिना भी बनता है, टेम्परामेंट भी आता है, आउट करना सीखते हैं, सब कुछ वो सिखाता है। शादाब कहते हैं कि मैं वो खेलूंगा ही नहीं, मैं तो T20 का प्लेयर हूँ, ये मुझे लॉजिक बता दीजिए। भाई आप एक दफा ड्रॉप कर देना, उससे फारिग करें, मगर वो कप्तान को कैसे मनाएंगे? आपका हेड कोच डार्बी में बैठा हुआ है, टीम यहाँ खेल रही है, तनख्वाह ले रहे हैं, वो बैठे वहां पर हैं। जो बाहर बैठे उनकी हिम्मत नहीं हो सकती कि बाबर भाई के अलावा वो कुछ बोले वहां पे। मैं तो हैरान हूँ, ऐसे कोचेस बैठे हुए जिनको मैंने नाम ही नहीं सुना जिंदगी में कि वो कोई प्लेयर थे, तो वो कोच है पाकिस्तान। ये बताइएगा सिकू, हमारी जो स्पिन बॉलिंग की प्रॉब्लम है ये अभी की नहीं है, ये थोड़ी पुरानी है। Do we have, as we used to have at one point of time back in the days, do we have any world class spinner? क्योंकि अभी ना हम स्पिन को खेल पा रहे हैं, ना हम स्पिन करा पा रहे हैं। अब तो इवन इफ अबरार और उसामा भी, आप इनको मद्देनजर रखते हुए भी आपको लगता है कि हमारे स्पिनर्स आर एट पार विद द वर्ल्ड? बिल्कुल भी नहीं है। हमने तो आपको पहले भी रिकॉर्ड बताया था, शायद आप लोगों ने भी दिखाया था कि हम दुनिया की जो 2019 के वर्ल्ड कप के बाद दुनिया की जो 10वीं टीम है ना, तो 10वें नंबर पे है हमारे स्पिनर्स की परफॉर्मेंस। फास्ट बॉलर की नंबर 1 पे है, स्पिनर्स की जो ये क्या हुआ वैसे? हमने फास्ट बॉलिंग को इतना ग्लैमराइज कर दिया, उस मतलब समझ नहीं आता ये क्यों हमारे पास ये दिस बिकॉज़ देयर इज नॉट इवन अ शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन फॉर दिस प्रॉब्लम। ये तो हमारी स्ट्रेंथ है। आपने जो अभी बात की थी हुमा ने, वो यही है कि देखें रोल मॉडल्स बनाते हैं लोग, जो बच्चे जो होते हैं, जब रोल मॉडल बनता है ना, वो रोल मॉडल वही होता है कि जिसको देखकर बनते हैं। अब सब चाहते हैं कि मैं शाहीन बन जाऊं, सब चाहते हैं कि मैं हारिस बन जाऊं, सब चाहते हैं मतलब फास्ट बॉलिंग करना चाहते हैं, कोई स्पिन करने को तैयार नहीं है। हमारे पास कोई वर्ल्ड क्लास स्पिनर नहीं। एक जमाने में अब्दुल कादिर साहब होते थे, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, तो मुझे अच्छी तरह याद है मेरा बेटा उसकी नकल करके बॉलिंग करता था। वो एक बहुत से थे, तो उसके बाद सईद अनवर आया, फिर उसके बाद वो सॉरी क्या सईद अजमल सकलैन आया, अब कोई भी नहीं। अब आप बताएं कि इब्रार के लिए मैंने कहा था भाई इनको अफगानिस्तान के साथ खिला दो, 3 मैच है, हमें पता चल जाएगा कि उसमें टप्पड़ है नहीं खिलाया। भाई दोस्तियां इतनी तगड़ी हैं, ये क्रिकेट लगता है कि किसी के घर की जागीर है, जो चाहे वो अपनी मर्जी से कर रहा है। ये पाकिस्तान की टीम नहीं है, पाकिस्तान की टीम को तो पीसीबी कंट्रोल करेगा ना, वो उनकी अपनी सीट पक्की नहीं है। क्या होगा? आपका एक हेड कोच होता है, वो डरगी में बैठा हुआ है, वो इंटरनेट के ऊपर, आजकल तो शादियां भी इंटरनेट पे हो रही है, कोचिंग भी इंटरनेट पे हो रही है। खुदा का खौफ करे, क्या हो रहा है? ये क्रिकेट है यार, मतलब है कि हम बोलते हैं तो कहते हैं कि बकबक कर रहा होता है। आप लोगों ने जो बातें की 100% वेरी सिंपल थी। जी प्लीज। कल का जो मैच था हुमा, कल का जो मैच था दुनिया की नंबर 1 टीम और नंबर 8 टीम के दरमियान था, और नंबर 8 टीम जीत गई, नंबर 1 टीम टूर्नामेंट से ही बाहर हो गई। आई होप कि सारी बातें जो हम लोग भी कर रहे हैं और बहुत से और भी फोरम्स पे यही बातें हो रही हैं, दे आर टेकन इनटू कंसिडरेशन, पॉजिटिव क्रिटिसिज्म में और कुछ चेंजेस आए।
क्या बताएं क्या वाक़यात हो रहे हैं। कराची में सखी हसन के करीब एक बहुत ही दिलखराश वाक़या हुआ है। 7 साल की मासूम बच्ची अंधी गोली का निशाना बन गई। स्कूल जा रही थी और अचानक गाड़ी का पिछला शीशा टूटा, बच्ची को सर में गोली लग गई। पुलिस ने एक मुलजिम गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक हो क्या रहा था, मुलजिम अली रज़ा निजी कंपनी का सिक्योरिटी गार्ड है। वैसे पता नहीं उसका भी कितना कसूर है सारे मामले में। अच्छा, फिर आगे मुलजिम के मुताबिक उसने लूट मार करते हुए देखा, जो कि हो रही थी, जिसकी CCTV भी आ गई है। लूट मार एक ढाबे पे, एक दुकान पे, नाश्ते की दुकान पे कुछ डाकू लूट मार कर रहे हैं शहरियों के साथ। गोली डाकुओं को उसने मारने की कोशिश की जब डाकू वहाँ से फरार हो रहे थे, लेकिन गोली डाकुओं को नहीं लगी, सड़क पार गाड़ी में मौजूद बच्ची को लग गई। पुलिस के मुताबिक मुलजिम से असलहा बरामद किया गया है, फोरेंसिक्स कराया गया, नहीं कराया गया। लेकिन आपको याद है कि 2018 में इसी तरह पुलिस ताक़ुब कर रही थी डाकुओं का और पुलिस की अंधी गोली लगी थी अमल नामी बच्ची को, जिसका मामला जियो न्यूज़ ने उठाया भी था। सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला गया था, कानून साजी भी हुई थी। और ये भी एक उसमें पहलू था कि इसमें हाँ, और उसमें ये भी एक पहलू था कि किसी को भी अस्पताल में, चाहे निजी अस्पताल हो, डिनाई नहीं किया जाएगा ट्रीटमेंट कि भाई पहले FIR कटा के लाओ, ये करो वो करो। पहले ही इंस्टेंस में जब कोई शख्स ज़ख्मी हालत में पहुंच रहा है, चाहे वो कोई भी हो, उसकी जान बचाने की कोशिश की जाएगी। उसके बाद बिटवीन 2018 जो अमल का आप वाक़या बता रहे हैं और आज 2023 में हम हैं, उसके बीच में बहुत बार ये दोबारा हुआ। तो कहने का मतलब ये है कि हम कहाँ रहते हैं। मतलब हम कभी कभार ये सोचते हैं कि क्या हम कोई किसी जंगल में रहते हैं जहाँ कोई रूल्स नहीं है, कोई लॉ नहीं है, जिसका दिल चाहे गन उठाई और अंधाधुंध फायरिंग करना शुरू कर दी। माना कि वहाँ एक डकैती ऑलरेडी हो रही थी, लेकिन ये कैसे हो सकता है? अब कितनी इसमें सच्चाई है, क्योंकि अभी ये भी डिटर्मिन नहीं हो सका कि जो गोली निकली थी क्या वो डाकुओं की फायरिंग थी या फिर वो गार्ड की थी। काशिफ मुश्ताक हमारे साथ मौजूद हैं। काशिफ, मुतज़ाद इत्तलात हैं। अब लिटरली इस मामले में समझ नहीं आ रहा किसको कसूरवार ठहराएं। कसूरवार तो वही है ना जिनकी वजह से लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल ऐसी है कि दनदनाते हुए लोग आते हैं, शहरियों को लूट रहे होते हैं। किसी न किसी ने अपने बचाव के लिए प्रॉब्ली कोई इकदाम उठा लिया, ठीक है, वो असलहा लाइसेंस याफ्ता था नहीं था, इस पर अलग बहस हो सकती है। अगर नहीं था, तरबियत याफ्ता नहीं था, तो ये भी एक अलग मुद्दा है। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल देखें पे, मतलब ये गन चला देना, एक गन कल्चर हमारे यहाँ कराची का एक बहुत है, बिकॉज अमन व अमान की सूरत हाल मखदूश है। काशिफ, क्या पता लगा है किसकी गोली थी? अब्दुल्ला, देखें, इंतहाई अफसोसनाक ये वाक़या है कि एक गाड़ी के अंदर एक बच्ची मौजूद है और उसके जो है वो अचानक अंधी गोली आकर लग जाती है। उसके बाद ये सारा सिचुएशन क्रिएट होती है। पुलिस से जब हम ये बात कर रहे हैं तो पुलिस की जानिब से ये कहा जा रहा है कि एक सिक्योरिटी गार्ड था, उसकी जानिब से जब लूटमार हो रही थी उसी दौरान जो है वो फायरिंग की गई है और उसकी गोली आकर लगी है। लेकिन अब भी इसमें कुछ कन्फ्यूजन है कि गोली आया उसी की लगी है। अगर उसी की लगी है तो क्या सिक्योरिटी कंपनी के जो गार्ड्स हैं वो इतने वेल ट्रेंड नहीं होते हैं? ये इस तरह कैसे तैनात हो जाते हैं? इनके पास ये वेपन के जो लाइसेंस है वो कैसे इनको फिर मिल जाता है? और ये मुख्तलिफ मकामात पर इस तरह सिक्योरिटी गार्ड्स मौजूद रहते हैं जो अनट्रेंड होते हैं। पहले तो सवाल ये है। दूसरी, इसके बाद अगर हम बात करें कि इस बच्ची के जो पेरेंट्स हैं क्या वो कानूनी कार्रवाई कुछ चाहते हैं, तो उनकी जानिब से साफ रद्द अमल ये जाहिर किया गया है कि वो इस तरह की कोई कानूनी कार्रवाई नहीं चाहते हैं। इसकी CCTV फुटेज भी सामने आई है। उसके बाद गार्ड को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन चूँकि सिचुएशन इतनी वरस्ट है कि हम ये देख रहे हैं कि चाहे आपके साथ वारदात हो या ना हो, लेकिन शहर में इस वक्त कहीं भी किसी भी वक्त फायरिंग हो सकती है और उस फायरिंग की जद में आप, हम या कोई भी शख्स जो है वो आम शहरी है वो भी आ सकता है। तो इस तरह की सिचुएशन है। हमने देखा है कि मुख्तलिफ मकामात पर या तो डाकुओं जो है वो फायरिंग करते हैं, शहरियों को ज़ख्मी करते हैं, हलाक करते हैं और लूटमार करके फ़रार हो जाते हैं, या फिर इस तरह अंधी गोली आकर अचानक जो है वो किसी भी शख्स को लग सकती है, खुदा न खास्ता, या फिर शहरी की फायरिंग हो या फिर सिक्योरिटी गार्ड की हो, या जो डाकू हैं लूटमार करके जा रहे हैं वो भी फायरिंग करने में जो है वो दरेक नहीं करते हैं। सेंट्रल पुलिस की जानिब से अब तक कोई ऐसा इकदाम नहीं किया गया है। जब हम SSP सेंट्रल से बात कर रहे हैं तो उनकी जानिब से मौक़िफ़ आता है कि चूँकि वालिदैन जो हैं वो कोई कानूनी कार्रवाई नहीं चाहते हैं, तो हम अपने तौर पर इसको देख रहे हैं कि इसके लिए क्या कानूनी कार्रवाई बनती है। लेकिन सवाल ये पैदा हो रहा है कि अगर दिन दिहाड़े सुबह 7:15 बजे का ये वक्त था कि जब वो बच्ची अपने पेरेंट्स के साथ जो है वो स्कूल जा रही है, और ज़ाहिर है बहुत से वालिदैन हमें देख रहे हैं। मैं खुद भी एक पेरेंट हूँ। मतलब सुबह स्कूल के लिए आप निकल रहे हैं, उस वक्त तो आप ये डकैतियाँ एंड ऑल दैट, आई एम सॉरी, लेकिन
ऑलमोस्ट एक्सपेक्टेशन तो नहीं होती ना, वो लेटर इन द डे ऐसे काम होते होंगे। लेकिन काशिफ, फॉर द व्यूअर्स जो हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं और वो इस इलाके से ज़्यादा नहीं फेमिलियर, यहाँ कोई नाके वगैरह नहीं लगे हुए? ये मतलब ओपन रोड है, क्या रश होता है इधर के स्लो डाउन हो जाती हैं गाड़ियाँ, आहिस्ता हो जाती हैं? कुछ उस इलाके के हवाले से बताएं। जी ऐसा ही है, सुबह के वक्त आपने देखा है कि कराची की सड़कों पर ट्रैफिक ज़्यादा होता है। ये सखी हसन फ्लाईओवर के करीब जो है ये वाक़या पेश आया है, और वालिद से जब गुज़िश्ता रोज़ मेरी बात हुई तो उनकी जानिब से ये कहा गया कि फ्लाईओवर पर चूँकि ट्रैफिक का फ़्लो ज़्यादा था तो वो जैसे ही फ्लाईओवर के ऊपर चढ़ रहे थे तो उनको अपनी गाड़ी स्लो की। उसके बाद उन्होंने देखा कि एक शख्स जो है वो असले के साथ भाग रहा है, बस इतनी उन्हें जो है वो समझ बूझ आई। और उसके बाद जब उन्होंने उस गाड़ी की पिछली सीट पर देखा तो उनकी बच्ची जो है वो गिरी हुई थी। तो इसी दौरान जो है तमाम तर वाक़या पेश आया है। लेकिन क्या ट्रैफिक जैम का मसला जो है वो स्ट्रीट क्राइम के लिए वजह बना हुआ है? यकीनी तौर पर ये फैक्टर है, लेकिन पुलिस की जानिब से डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में मुख्तलिफ मकामात पर जब हमने गुज़िश्ता रोज़ भी ये देखा और दौरा किया तो कहीं भी जो है वो हमें नाके नज़र नहीं आए हैं। चूँकि 2 से 3 दिन ही हुए हैं, SSP सेंट्रल ने अपना चार्ज लिया है, फिर DIG वेस्ट ने अपना चार्ज लिया, लेकिन कोई खासी हिकमत अमली स्ट्रीट क्राइम के हवाले से जो है वो नज़र नहीं आई है। अलबत्ता ऐलान जरूर किया गया। उन वालिदैन का गम का अंदाज़ा भी नहीं लगाया जा सकता। बोला नहीं जा रहा कि जो अपनी बच्ची को स्कूल छोड़ने के लिए जा रहे हैं और बैठे बैठे पीछे बच्ची को गोली आके लगती है और आपकी बच्ची आपकी आंखों के सामने, 7 साल की बच्ची, 7 साल का बच्चा 7 दिन का नहीं है, आपसे कितना अटैच्ड होता है, आपसे कितना लगाव होता है। तो हिल गई ना, आपकी दुनिया तो ख़त्म हो गई। आई एम सॉरी, हिल नहीं गई, ख़त्म हो गई। अब ये बताइएगा कि वो जो 2 मुल्ज़िमान वो जो लूट मार कर रहे थे, दंदनाते फिर रहे थे, जिनकी वीडियो है, कुछ दिल को तसल्ली ये आई कि कम से कम वो तो पकड़े गए, वो भी नहीं पकड़े गए। नहीं, अभी तक वो नहीं पकड़े गए हैं। पुलिस की जानिब से CCTV फुटेज जो है वो हासिल कर ली गई है और जो नजर आ रहे हैं वो तो पुलिस की जानिब से बयान होता है कि अब जो CCTV फुटेज हासिल की गई है उससे मुल्ज़िमान को बहुत जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कब कर लिया जाएगा ये शायद हम भी इसी सवाल के मंजर है कि कब तक जो है वो इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वो शहर छोड़ के भाग चुके होंगे इससे बहुत पहले ही। अब ऑब्वियसली CCTV फुटेज के हवाले से भी ये सारे क्रिमिनल्स को ये भी पता है कि भाई वी हैव अ विंडो ऑफ अ फ्यू आवर्स, निकलो, और वो निकल जाते हैं बिकॉज इतनी रोबस्ट तो हम भी नहीं है। कौन सी चेकिंग हो रही है यहाँ पे आउट स्टेशन जाने वाली बसेस की कि ये 2 मुल्ज़िमान आप ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं? फाइनली ये जरूर बता दें केस क्या बन रहा है, क्योंकि जिस तरह आप बता रहे हैं कि वो इसको परसू भी नहीं करना चाहते, बच्ची के जो वालिदैन हैं, जो वालिद से बात हुई है वो परसू भी नहीं करना चाह रहे, ये केस किस तरह आगे जाएगा? जी देखिए, सबसे पहले तो बच्ची के दादा से जब गुज़िश्ता रोज़ मेरी बात हुई तो मैंने उनसे ये कहा कि आप इसका मुकदमा दर्ज करवाएंगे, तो उनकी जानिब से कहा गया कि बिल्कुल नहीं करवाएंगे। हमने ना इसका पोस्टमार्टम करवाया है और हमने मेडिकल रिपोर्ट में भी ये लिख कर दे दिया है कि इसकी कोई कानूनी कार्रवाई नहीं चाहते हैं। जब उनसे पूछा गया कि क्यों नहीं चाहते तो उनकी जानिब से कहा गया कि इसका फ़ायदा क्या होगा, क्या मुल्ज़िमान गिरफ्तार हो जाएंगे, अगर गिरफ्तार हो जाते हैं तो क्या उनको सज़ा हो जाएगी, तो इसलिए हम इसमें पढ़ना ही नहीं चाहते। लोग पुलिस के रवैयों से भी कुछ हद तक थोड़ा सा तंग नज़र आते हैं, लेकिन पुलिस की जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया जा रहा है कि अगर पेरेंट्स की जानिब से मुकदमा नहीं दर्ज करवाया गया तो सरकार की मुद्दत में ये मुकदमा दर्ज होगा और कानूनी कार्रवाई जरूर की जाएगी, मुल्ज़िमान को गिरफ्तार भी किया जाएगा। मेरी बात सुने, वो जो लूट मार करने वाले हैं उन्हें तो सबसे पहले गिरफ्तार करें, असल कसूरवार तो वो हैं, फिर ये भी डिटर्मिन कर लीजिएगा कि ये गार्ड लाइसेंस याफ्ता था या नहीं था। चलें, तो सखी हसन का इलाका है ना, मतलब कल मैं अपने ही इलाके में घूम रहा था, एक गाड़ी उसके पीछे एक डाला और लिटरली नकाब पहने हुए लोग होते हैं जिनके हाथों में पिस्तौलें होती हैं, गने, बड़ी बड़ी बंदूकें होती हैं, और अगर आप गलती से उनके करीब भी गाड़ी ले आएँ तो वो बंदूकें तान लेते हैं पीछे आने वाली गाड़ी के ऊपर या अपना एक्शन कर लेते हैं। ये सब कुछ कराची के DHA में हो रहा है और अब से नहीं सालों से हो रहा है। तो किसी ने आज तक नहीं रोका या पूछा कि जो पीछे डाले में तुमने 4 आदमी बिठाए हुए हैं जिनके मुंह भी ढांपे हुए हैं और इनके हाथ में बंदूकें हैं, ये कौन है, ये कहाँ से आए हैं, ये तुम किस गांव से लेके आए हो या किस इलाके से लेके आए हो, इनके पास लाइसेंस हैं नहीं है, ये तरबियत याफ्ता गार्ड हैं नहीं है, तुम्हारी कौन सी ऐसी प्रोफाइल है कि तुम्हारी जान को इतना खतरा है, तुम कौन सी 30 मार खान हो तुम? बट दिस इज टू मच। ये तो करें ना कम से कम कि वो जो 2 शहरी जो लूट मार कर रहे हैं उन्हें पकड़ें। अच्छा, वैसे ये पता लगा है कि ये गार्ड था, ये किसी कंपनी ने दिया हुआ था, इन्होंने खुद रखा हुआ था, ये कौन, क्या सीन है इसका?
देखिए निजी सिक्योरिटी कंपनी के गार्ड्स हैं और इनकी सैलरी कोई बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होती, इसीलिए ये अनट्रेंड होते हैं। इवन इनके पास जो वेपन होता है जो ये गार्ड अपने पास रखते हैं, या तो अपने लाइसेंस पे वो इन्हें वेपन फराम कर देते हैं, या जो निजी कंपनीज़ हैं वो जब गार्ड्स फराम करती हैं तो साथ में उनके वेपन्स भी देती हैं। लेकिन यहाँ सबसे अहम बात ये है कि क्या इन गार्ड्स को प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है, तो ये यकीनी तौर पर नहीं दी जाती है। और जो CCTV मंजर आम पर आई है उसमें भी ये देखा जा सकता है कि गार्ड अंधाधुंध फायरिंग कर रहा है। अगर वो कर भी रहा है, अगर डकैती हुई भी है, तो क्या करीब में कोई पुलिस मौजूद थी? तो इस हवाले से भी जब हमने सवाल किया और हमने इलाके की सराउंडिंग का जायजा लिया, गार्ड को ही दे दें, इनका कहां ट्रेनिंग होती है? काशिफ, बाय द वे काशिफ, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, बिकॉज हमने इस पे खासतौर पे अगर वो ही केस नहीं कराना चाह रहे आगे मुकदमा बच्ची की जो लवाहिकीन है, तो हम इस तो आगे क्या बात करेंगे। गार्ड को एक सेकंड अभी हम दोबारा जरा देख रहे हैं और आप भी देखें। अव्वल तो पहले जब ये आ रहा है लूट मार कर रहा है, हम कराची के शहरी इतने यूज टू हो गए हैं इस चीज़ के, बिकॉज हमें पता है हमारे साथ कभी ना कभी तो ये होगा कि उसने अपनी ना कोल्ड ड्रिंक उठा के पीना भी शुरू कर दी, जिसका अभी मोबाइल फ़ोन निकाला गया, बिकॉज वो चिल में, वो ऑलमोस्ट जब आप सड़क पे ढाबे पे बैठे हो ना, आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। नंबर 2, इस गार्ड को देखें, ये इस दुकान की विसिनिटी से भी बाहर नहीं गया, दूर से फायरिंग कर रहा है निशाना लेके। भाई कहाँ तुम्हारा निशाना लगेगा? कौन से कोई स्नाइपर शूटर हो? कोई शूटर बैठे हुए हो उधर। वी आर नॉट एडवोकेटिंग कि तुम्हें सड़क पे उतर जाना चाहिए था। स्टॉप शूटिंग, दे आर नॉट इन योर लाइन ऑफ फायर। तो ये एजुकेशन, ये ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। और मतलब शहरी हमारे ट्रेंड है वैसे, क्योंकि उसने तो रेजिस्ट नहीं किया, उसने अपनी कोल्ड ड्रिंक पी। ये भी एक कहानी है, लिटरली इस पे एक पूरा मजमून लिखा जा सकता है, इस पे तहकीक हो सकती है, इस पे मकाले लिखे जा सकते हैं कि किस तरह टेरर आपके अंदर जहन में इतना सरायत कर जाए कि आपको कोई गन पॉइंट पे लूट रहा हो और आप इतने सुन हो जाएं अपने अंदर कि आप सिर्फ कोल्ड ड्रिंक का सिप ले रहे हैं उस वक्त, और आप कुछ रिएक्ट ना उस फैमिली का सोचें जो कह रहे हैं कि हमने मुकदमा ही नहीं करना, क्योंकि क्या होगा इससे। मैं तो इस बात से मुझे खौफ आता है कि हम किस दुनिया में रह रहे हैं कि जहाँ हम ये मान के बैठ गए हैं कि आगे कुछ नहीं होगा, बिकॉज शायद दे आर ऑल्सो राइट कि कुछ नहीं होगा। बात ये बताना ये है कि मुल्क में बढ़ती महंगाई और डॉलर रेट में मुसलसल इजाफे की वजह से खदशा जाहिर किया जा रहा था कि पॉलिसी रेट मजीद बढ़ेगा प्रॉब्ली, लेकिन डॉलर कंट्रोल में आने के बाद स्टेट बैंक ने अगले 2 माह शरह सूद 22% पर ही बरकरार रखने का फैसला किया है अब। और स्टेट बैंक के मुताबिक महंगाई जब दूसरे इक़दाम से कम हो रही है तो पॉलिसी रेट बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। स्टेट बैंक के मुताबिक मई में महंगाई 38% की शरह से बढ़ रही थी, जो अगस्त में 27.4% पर आ गई है। शरह सूद का ना बढ़ाना सरमायाकारों के लिए प्रॉब्ली अच्छी खबर है। स्टेट बैंक ने तो अपना काम कर दिया है, बॉल हुकूमत के कोर्ट में है। आज पेट्रोल की कीमत से मुताल्लिक फैसला मुतवक्के हैं, देखते हैं क्या होता है, उसे डर ही लगता है। मौशी तज्जियाकार खुर्रम शहजाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। खुर्रम साहब शुक्रिया। खुर्रम साहब, स्टेट बैंक की जानिब से पॉलिसी रेट में कोई तब्दीली नहीं की गई है, बज़ाहिर बैंक मुतमईन है कि महंगाई इसके बगैर ही कंट्रोल हो जाएगी। आपको पता ही है इक़दाम किए जा रहे हैं, स्टेट की रेट कायम करने की कोशिश की जा रही है। आपको लगता है कि ये सस्टेनेबल होगा कि इन्हीं तरीक़ों से महंगाई कंट्रोल में रहे और पॉलिसी रेट बढ़ाने की ज़रूरत ना पेश आए? 2-3 स्टेप्स ऐसे लिए गए हैं पिछले 1-2 वीक्स में, जिसकी वजह से महंगाई में थोड़ी सी कमी हो सकती है। उसकी एक वजह ये है कि बहुत सारी महंगाई का जो वजह थी वो एक तो ये थी कि आपको याद है लास्ट ईयर फ्लड आया था, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा फूड इन्फ्लेशन बढ़ी हमारी। और उसके बाद अब जो रिसेंट इश्यूज़ हुए उसमें स्मगलिंग बहुत बड़ा प्रॉब्लम रहा है, और वो हमेशा से रहा है, अभी से नहीं, बट अभी थोड़ा बढ़ गया था बीच में, जिसमें चीनी, चावल, आटा, दाल, डिफरेंट जो बेसिक फूड की है अशिया खुदनोश जिन्हें कहा जाता है, इन सब में बहुत ज़्यादा जो है स्मगलिंग हुई है। और आपने देखा चीनी की कीमत जो है वो डबल से भी ज़्यादा बढ़ी है पिछले साल के मुकाबले में। तो ऑफकोर्स इसमें बहुत बड़ा फैक्टर जो है फूड इन्फ्लेशन का है, जो अभी भी हमारे यहाँ इन्फ्लेशन चल रही है। तो मुझे लगता है कि ये स्मगलिंग पे हैंड डाउन जो किया गया है, इससे आहिस्ता आहिस्ता लोकल फूड सप्लाई थोड़ी इंप्रूव होने के चांसेस हैं और स्मगलिंग कम होने के चांसेस हैं। उसकी वजह से आपके यहाँ जो प्राइसेस हैं लोकल मार्केट में, वो सप्लाई बेहतर होने की वजह से बेहतर नीचे आ सकती हैं प्राइसेस। दूसरा ये कि डॉलर जो है वो थोड़ा नीचे आया है और रुपया जो है थोड़ा स्टेबल हुआ है, थोड़ा सा उसमें बेहतरी हुई है। इसका भी फ़र्क पड़ता है काफ़ी हद तक इंपोर्ट की वजह से, जो महंगाई में इजाफा होता है। जब हम इंपोर्ट करते हैं तो डॉलर बढ़ जाता है, डॉलर बढ़ता है तो उससे महंगाई में इजाफा होता है, क्योंकि रुपया जो है कमज़ोर होता है।
तो ये भी एक फैक्टर है जिसकी वजह से मुझे लगता है आगे जाते हुए थोड़ी स्टेबिलिटी आती है, करेंसी में थोड़ी इंप्रूवमेंट हुई है, इसकी वजह से महंगाई में इजाफा जो है वो ना हो और इससे कमी हो सकती है। उसके साथ साथ फिर आप ये देखें कि आगे अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में महंगाई की शरह पिछले साल के मुकाबले में जो बेस होता है वो आहिस्ता आहिस्ता हाई था पिछले साल का, इसकी वजह से आपको नंबर थोड़ा कम नज़र आएगा। तो ये सब रीजंस हैं जिसकी वजह से IMF को भी आप ये कह सकते हैं कि IMF ये कहता है कि महंगाई आप जो है वो उससे ज़्यादा शरह सूद रखें ताकि लोगों को खर्चा करने का जो है वो इंसेंटिव कम हो और सेव करने का इंसेंटिव ज़्यादा हो। तो मुझे लगता है कि ये डिसीजंस जो हैं ये आगे थोड़ा कारामद हो सकते हैं और महंगाई में कमी हो सकती है। थैंक यू जी खुर्रम साहब, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। बात तो हम और भी कर सकते थे लेकिन वी आर शॉर्ट ऑन टाइम। अच्छा जी, पाकिस्तान। अच्छा वैसे मुझे बताएं, आपने आखिरी बॉल तक मैच देखा था? बिकॉज आई हैड स्लेप्ट, बस हो गई थी, लेट हो गया बस वो फिर मैंने बीच में अचानक से जो आंख खुलती है ना, फिर आप ट्विटर खोल के देखते हैं, मतलब फिर आपको अफसरदगी भरे स्टेटस नजर आते हैं। हम नहीं बात कर रहे हैं ना उसकी, हम एक और मैच की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट टीम ने साउथ अफ्रीका वुमेन क्रिकेट टीम को तीसरे एक रोजा मैच में 8 विकेटों से मात दे दी है, हरा दी है, हम जीत गए हैं। लेकिन ये याद रहे कि सीरीज जो है ना वो 2-1 से जनूबी अफ्रीका के नाम ऑलरेडी हो चुकी है। कुछ नहीं होता, मैच में साउथ अफ्रीका की टीम 49th ओवर में 185 रन बनाकर आउट हुई और पाकिस्तान टीम ने ये हदफ बाय द वे 38 ओवर्स में 2 विकेट पर हासिल कर लिया था। सो दिस वाज अ गुड विन। दूसरे विकेट पर सिद्रा अमीन बिस्मा मारूफ ने 110 रन की शराकत कायम की। सिद्रा अमीन 68 रन बनाकर पवेलियन पहुंची। बिस्मा मारूफ 60 रन पर नाकाबिले शिकस्त रही हैं। ये सीरीज तो हम हार गए लेकिन आखिरी मैच हम जीत गए। T20 सीरीज जो है हमने व्हाइट वॉश की थी अगेंस्ट जनूबी अफ्रीका। बिल्कुल, सो ये याद रहे अभी चंद दिन पहले। एंड आई थिंक आवर गर्ल्स आर प्रोग्रेसिवली गेटिंग बेटर। इंडीड। ये तो इस पे हम जरा मजीद बात करेंगे, बट दैट विल कम लेटर इन द शो आई थिंक, है ना? क्या भी कर लें? नहीं, आगे बात करेंगे। आज आपको जल्दी से बता दें कि दुनिया भर में जमहूरियत का दिन भी मनाया जा रहा है और ये सब जानते हैं कि पाकिस्तान के मसाइल का हल आइन पर अमल और हकीकी जमहूरियत में ही है। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान की तारीख उठाकर देख लें तो आधा वक्त तो मतलब डिक्टेटर्स मुल्क पर काबिज रहे हैं और जो उनकी गैर मौजूदगी में टूटी फूटी जमहूरियत कायम हुई भी है तो उसमें आइन की पासदारी, शख्सी आज़ादी, अवामी मफाद से जुड़ी कानून साजियों जैसे अवामिल गायब ही रहे हैं। और इतनी तारीख भी नहीं उठानी पड़ेगी, ये बहुत रीसेंट। जमहूरियत की असल रूह ज़ाहिर है आवाम है और हकीकत ये है जमहूरियत कि हम जिसको जमहूरी निज़ाम कहते हैं दुनिया इसको हाइब्रिड निज़ाम मानती है। 2022 की आलमी जमहूरी इंडेक्स में पाकिस्तान का 167 ममालिक में 107वां नंबर था। अफसोसनाक बात यह है कि हम हाइब्रिड निज़ाम को फ़ख्रिया तौर पर पेश करते हैं। आज जमहूरियत का आलमी दिन है, हमारे लिए पैगाम है कि हम अब भी सही ट्रैक पर नहीं हैं। और आप डिक्टेटरों की क्या बात करें, मतलब आज रीसेंट पास्ट एंड इवन प्रेजेंट में आइन की क्या कदर व मंजिलत है, आइन को किस किस तरह से मोम की नाक की तरह मरोड़ा गया है, तोड़ा गया है, अपने मफादात के लिए इस्तेमाल किया गया है और सो कॉल्ड जमहूरी लीडरान की तरफ से इस्तेमाल किया गया है। ये भी हम सबके सामने इसीलिए हम कह रहे थे ना, इतना हिस्ट्री में क्या जाना, ये तो अभी की बात है। सीनियर सहाफ़ी तजियाकार हामिद मीर साहब हमारे साथ हैं। मीर साहब, इस बात पर तो खैर हम बहस कर ही नहीं सकते कि पाकिस्तान में इस वक्त हकीकी जमहूरियत नहीं है और शायद कभी भी नहीं थी। तो हमें ये जानना है कि जमहूरियत को यहाँ जो है जड़ें ना पकड़ने देने का जो मरकजी जिम्मेदार किसको आप ठहराएंगे, और सियासतदानों को, गैर सियासी अनासर को, अवाम को, किसको? इस वक्त जो पूरी दुनिया है उसकी जो आबादी है जो तकरीबन 8.5 अरब नफूस पर मुश्तमिल है, इस पूरी दुनिया की आबादी का सिर्फ 8% जो है, पूरी दुनिया की सिर्फ 8% जो आबादी है वो असली जमहूरियत का मज़ा ले रही है। और उसमें जो ममालिक हैं वो जो अक़वाम मुत्तहिदा के रुकन ममालिक हैं, जो डेमोक्रेसी इंडेक्स में 168 कंट्रीज़ हैं, तो उसमें से तकरीबन 20-21 ममालिक जो हैं उनके बारे में कहा जाता है कि वहाँ पे हकीकी जमहूरियत है। और ये जो असली जमहूरियत है इसके इंडेक्स में से जो अमेरिका है उसको भी अब निकाल दिया गया है। तो अमेरिका में भी कहा जाता है कि जो जेन्युइन डेमोक्रेसी नहीं है। लेकिन जो फ्लॉड डेमोक्रेसीज़ हैं, कमज़ोर जमहूरियतें या नाम नहाद जमहूरियतें, उसमें अमेरिका जो है वो आता है, उसमें यूके भी आता है और बहुत से ममालिक आते हैं।
तो अगर आप डेमोक्रेसी इंडेक्स को देखें तो पाकिस्तान जो है वो हाइब्रिड रजीम्स के ज़ुमरे में शामिल हो चुका है। यानी कि हाइब्रिड रजीम का मतलब है कि यहाँ पर जाली जमहूरियत है। तो ये एक फैक्ट है जिसको कि तमाम जो आलमी इदारे हैं, थिंक टैंक्स हैं, वो ये समझते हैं। और इंडिया भी जो है वो कोई जेन्युइन डेमोक्रेसी नहीं है, वो भी फ्लॉड डेमोक्रेसीज़ में शामिल है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि हमें इस बात पे गौर करना चाहिए कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह जो कि एक वकील थे और उन्होंने एक सियासी जदोजहद के ज़रिए पाकिस्तान बनाया, वो असली जमहूरियत पे यकीन रखते थे, वो पार्लिमानी जमहूरियत पे यकीन रखते थे। लेकिन उनका बनाया हुआ मुल्क जो है वहाँ पे आज हकीकी जमहूरियत नहीं है। इस वक्त जो पाकिस्तान की सूरत हाल है वो आपके सामने है कि सदर साहब कह रहे हैं 6 नवंबर को इलेक्शन करवाने हैं, इलेक्शन कमीशन कहता है कि तुम कौन, हम तुम्हारी बात नहीं मानते। तो जिस मुल्क में इस तरह के हालात हों तो वहाँ पे जो जमहूरियत है वो कमज़ोर हो जाती है, बल्कि उसको जैली जमहूरियत कहा जाता है। जैसा कि डेमोक्रेसी इंडेक्स में पाकिस्तान को हाइब्रिड रजीम्स रखने वाले ममालिक में शामिल किया है। तो इसकी जिम्मेदारी आयद होती है गैर जमहूरी क़ुव्वतों पे भी आयद होती है और इसकी जिम्मेदारी जो है वो सियासी क़ुव्वतों पे भी आयद होती है। और उसकी जो लेटेस्ट मिसाल है माजी करीब से मैं आपको निकाल के दूंगा कि ये जो हमारी 3 बड़ी जमातें हैं, मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ, इन तीनों जमातों ने 2019 में उस वक्त के आर्मी चीफ को मिलकर एक्सटेंशन दी और फिर उसी आर्मी चीफ की वजह से आज मुल्क का ये हाल है। अब ये बताइएगा मीर साहब कि पाकिस्तान में हकीकी जमहूरियत हो, आईनी निज़ाम चले, आज के दिन आज़म तो आइडियली तो यही होना चाहिए, मगर ये होगा किस तरह? ये कभी होगा भी या नहीं होगा? या अगर हमें कहीं से इब्तिदा करनी ही है, वैसे हम 75 साल बाद भी इब्तिदा की बात कर रहे हैं, इज़ दैट इवन पॉसिबल? हाउ कैन वी स्टार्ट इट? देखें, ये कोई मुश्किल चीज़ नहीं है कि अगर दुनिया के और ममालिक जो पाकिस्तान के बाद आज़ाद हुए और वहाँ पर इस वक्त जो आपको अच्छी जमहूरियत नज़र आ रही है, वहाँ पे आइन और कानून की बालादस्ती नज़र आ रही है, तो आप सिर्फ अपने आप को एक रोल मॉडल तलाश करना है आपने कि रोल मॉडल कौन सा होना चाहिए हमारा। इस वक्त जो डेमोक्रेसी इंडेक्स है जिसका मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ, तो बेस्ट जो डेमोक्रेटिक कंट्री है उस इंडेक्स में वो नॉर्वे है। ना अमेरिका है, ना बरतानिया है, ना फ्रांस है, ना जर्मनी है, नॉर्वे है। नॉर्वे जो है उसमें कौन सी जमहूरियत है? नॉर्वे में सोशल डेमोक्रेसी है, ये एक सोशल डेमोक्रेटिक कंट्री है। तो जो सोशल डेमोक्रेसी होती है उसको हम कहते हैं फलाही जमहूरियत। एक जो वेलफेयर स्टेट है उसको हम एक सोशल डेमोक्रेटिक स्टेट कहते हैं। अब ये एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग बात है कि अगर आप अल्लामा इकबाल के खतूत कायद-ए-आज़म के नाम पढ़ें, जो कि ख़ुद कायद-ए-आज़म ने अल्लामा इकबाल की वफ़ात के बाद शाया किए, तो उसमें कम से कम 2 खतूत ऐसे हैं जिसमें अल्लामा इकबाल ने कायद-ए-आज़म को सजेस्ट किया है कि हमारे जो मसाइल का हल है वो सोशल डेमोक्रेसी में है, यानी कि एक फलाही ममलकत में है, वेलफेयर स्टेट में है। और उसमें वो कह रहे हैं कि जो स्कैंडिनेवियन मॉडल है वो इस्लाम के बहुत करीब है, क्योंकि इस्लाम भी जो है वो एक वेलफेयर स्टेट का तस्वुर पेश करता है। और जो हमारा 1973 का आइन है, अगर आप इसको पढ़ें तो ये उसी सोशल डेमोक्रेसी के मॉडल को सामने रखकर ये बनाया गया। मिसाल के तौर पे इसमें एक क्लॉज है 25A और वो ये कहती है कि जो 16 साल तक की उम्र के बच्चे हैं उनको तालीम देना रियासत की जिम्मेदारी है। अगर किसी बच्चे के पास स्कूल जाने के वसाइल नहीं है, वो फ़ीस अदा नहीं कर सकता, तो ये जिम्मेदारी रियासत की है। अब हमारा आइन जो है वो आइन तो हमने बना लिया अल्लामा इकबाल और कायद-ए-आज़म के नज़रियात की रोशनी में, एक वेलफेयर स्टेट के तौर पे जो 1973 का आइन है बड़ा आइडियल आइन है, लेकिन इस पर अमल दरामद नहीं होता। तो मसले का हल बड़ा सीधा है, साफ सा है कि आप अपने आइन पे अमल दरामद करें। आइन पे अमल दरामद नहीं करेंगे तो पाकिस्तान में सही जमहूरियत नहीं होगी, आइन पे अमल दरामद करेंगे तो जमहूरियत सही हो जाएगी। आइन में तमाम पाकिस्तान के शहरी तमाम अदारे बराबर हैं, लेकिन आप जानते हैं कि इस वक्त बराबरी तो आपको कहीं नज़र नहीं आ रही। मतलब आइन का जो हशर हो रहा है और रिसेंट पास्ट में जो किया जा रहा है, सवाल तो यही है ना कि उस आइन को फॉलो कौन करेगा। जमहूरियत और जमहूरी इक़दार के क़याम में मीर साहब अदलिया का किरदार भी इंतहाई अहम होता है। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ये जिम्मेदारी जो है वो उठाने आ रहे हैं, आपको उनसे क्या उम्मीद है? एक दफ़ा फिर आपने एक मुश्किल सवाल किया है। देखें, आपको थोड़ा सा पीछे लेके जाऊंगा
कि जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा जो हैं ये पाकिस्तान की अदलिया का हिस्सा कैसे बने थे। तो ये एक बहरानी सूरत हाल थी कि जब जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौर में बहुत से जजेस जो हैं उनको कैद कर दिया गया, उनको बरतरफ कर दिया गया, उनकी जगह पे PCO जजेस आए जिन्होंने PCO के तहत हलफ लिया। तो वो जजेस जो हैं उनको अदालतों में ला के बिठाया गया, लेकिन फिर जब जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब बहाल हो गए तो फिर वो PCO जजेस जो हैं उनको ख़त्म कर दिया गया और उस वक्त बहुत से जो PCO जजेस थे उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। तो बलूचिस्तान में ये सूरत हाल पैदा हुई कि सब के सब जजेस को इस्तीफ़ा देना पड़ गया और वहाँ पे एक बहरान पैदा हो गया और वहाँ पे कोई भी जज नहीं था। तो काजी फ़ायज़ ईसा साहब को बराह रास्त वो वकील थे, तो उनको बराह रास्त चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट मुकर्रर किया गया और उसके बाद फिर उन्होंने जजेस की तकर्री की और बलूचिस्तान हाई कोर्ट को मुकम्मल किया। अब वो डायरेक्ट जो है ना वो चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट लग गए। तो उनकी जो बहुत सी जजमेंट्स थी बतौर चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट, ख़ास तौर पे मीडिया के हवाले से उनकी जो बहुत सी जजमेंट्स थी उनसे मुझे बहुत इख्तलाफ था उस वक्त और मैं उनको दुरुस्त नहीं समझता था। लेकिन फिर वो सुप्रीम कोर्ट में आए और सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने फैज़ाबाद धरना केस के हवाले से एक जजमेंट लिखी जिसमें उन्होंने कहा कि खुफिया अदारों को सियासत में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए, मीडिया पर पाबंदी नहीं लगनी चाहिए और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है उसको अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करना चाहिए। वो जो उनकी जजमेंट थी वो जजमेंट उस वक्त की हुकूमत को और कुछ ताकतवर लोगों को पसंद नहीं आई, तो उन्होंने उनके खिलाफ एक रेफरेंस दायर किया। तो जब उन पर रेफरेंस दायर हुआ तो उसकी मैंने मुखालफत की। तो अब काजी फ़ायज़ ईसा साहब जो हैं वो उस रेफरेंस से सुरखरू होकर निकले हैं और इस वक्त वो एक ऐसे मौके पे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बन रहे हैं जब वो जमात जिसने उन पे रेफरेंस दायर किया था वो अपोजिशन में है और वो जमातें जिन्होंने उस रेफरेंस की मुखालफत की थी वो अब ऐसा लगता है कि वो अपोजिशन में नहीं है बल्कि निगरान हुकूमत के साथ वो शरीक कार हैं, उनको आप शरीक कार कह सकते हैं। तो काजी फ़ायज़ ईसा साहब के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि उन्होंने आईन पाकिस्तान की बालादस्ती कायम करनी है और आईन पाकिस्तान के मुताबिक जो वक्त दिया गया है आईन में नए इंतखाबात के इनेकाद के लिए उन्होंने वो इलेक्शन भी मुनक्कद करवाना है और इसके अलावा जो फैज़ाबाद धरना केस की जो जजमेंट है उस पर अमल दरामद भी करवाना है, क्योंकि उसमें उन्होंने कहा था कि जिन फ़ौजी अफसरान ने सियासत में हिस्सा लेके अपने हलफ की खिलाफ वर्जी की उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। तो ये उनके सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि जिस जजमेंट की वजह से उनके खिलाफ नाअहली का रेफरेंस दायर हुआ और फिर वो उस रेफरेंस से सुरखरू होकर निकले, उस जजमेंट पे अमल दरामद करवाना है। अगर वो अमल दरामद करवाने में कामयाब हो गए तो पाकिस्तान के आधे मसाइल हल हो जाएंगे, वरना काजी फ़ायज़ ईसा साहब का भी वही अंजाम होगा जो बंदयाल साहब का और साकिब निसार साहब का हुआ, वरना वो भी आएंगे और चले जाएंगे और अमल दरामद कराना खासा मुश्किल काम भी है। बहुत शुक्रिया आपका साहब। अच्छा जी, ये फिल्मी कहानी लगती है ना, आपने सीरीज़ वगैरह वो नहीं जो अभी हम बात कर रहे थे, जो अब आने वाली कहानी है जो हम आपको शेयर करने लगे हैं, बताने लगे हैं, लेकिन इस पे कहानी ड्रामा सब कुछ बन सकता है, लेकिन ये सब कुछ हकीकतन होता रहा और बड़े अरसे से हो रहा है, बड़े अरसे से हो रहा है, क्योंकि ये खबर ही हम आपको कितनी महीनों पहले दे चुके थे कि ड्रोन के जरिए भारत में मुनशियात की स्मगलिंग के स्कैंडल में लाहौर के एक पुलिस अफसर का नाम आया है। अंदाजा लगाइए प्रेमिस ऑफ द मूवी, प्रेमिस सोचिए आप, यहीं से आप सब कुछ छोड़ छाड़ के टिकटिकी बांध के बैठ जाए। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे जब मूवीज आती है ना, तो अगर मैं ये 3 लाइनें ही प्रेमिस पढ़ लूं तो आई वुड वांट टू वॉच कि इसमें हुआ ये कैसे हो सकता है। तो आपको बता दें कि एसएसपी लाहौर की सरबराही में 3 रुकनी इंक्वायरी कमेटी के सामने ये इंकशाफ हुआ है कि लाहौर पुलिस के इंसदादे मंशियात यूनिट की सरबराह साबिक DSP मजहर इकबाल मुमकिना तौर पर सरहद पार मंशियात स्मगल करने में मुलव्विस है। और हम ये बात कर रहे हैं इंडिया सरहद पार की, अंदाजा करें आप। और दौरान तहकीकात पुलिस अफसरान को पता चला कि तफ्तीश का सामना करने वाले DSP मजहर इकबाल ने एक मुबैना स्मगलर अहमद को गिरफ्तार किया और मुलजिम से, अब ये सुने जरा,
35 किलोग्राम हेरोइन, 35 किलोग्राम ऑफ हेरोइन बरामद की। लेकिन अफसर ने मुबैना तौर पर 3 गाड़ियों के साथ मुलजिम से 7 करोड़ 50 लाख रुपए लेकर उस शख्स को छोड़ दिया। 7 करोड़ 50 लाख पैसे लिए और 3 गाड़ियां अलग से अलग से लिए। मुलजिम के खिलाफ एफआईआर में महज 450 ग्राम की हम बात कर रहे हैं, आधा किलो से भी कम हेरोइन की बरामदगी का जिक्र किया गया। मतलब तो खुद ले लिया ना। सेटिंग ये थी ना, बाकी पैसे लेके छोड़ दिया। ठीक है, पैसे लेकर 35 किलो 34 किलो और 550 ग्राम गायब, 450 ग्राम निकली, ये बताया गया। मुश्तबा शख्स को एएनएफ ने एक छापे में गिरफ्तार किया, दोबारा हिरासत में लिया। जराए का कहना है कि डीएसपी मजहर इकबाल दौरान सर्विस 6 बार, सुनते जाइए, 6 बार इनको ड्यूटी से हटाया गया। माशाल्लाह 45 बार ड्यूटी से मुअत्तल किया गया है। 45 बार इनको तो मतलब एक बिल्ली की भी, कैट हैज 9 लाइव्स ना, वो सारी बात हो रही होती है, तो इनकी तो माशाल्लाह कोई 4 दर्जन सजाएं। हाँ, मतलब इनको चांस पे चांस एक शख्स को, एक अफसर को जो जिसका इतने मसाइल हों जिसके साथ जुड़े हुए कि 6 बार उसको हटाया जाए, 45 बार उसे मुअत्तल किया जाए, उस पे तो वैसे ही टिकटिकी बांध के बैठ जाना चाहिए आपको कि क्या कर रहा है। ना कि वापस क्यों बार-बार दिया जा रहा है। ये 45वीं दफा तक पहुंचा कैसे मामला? भाई क्वेश्चन ये है जो इसको वापस आने दिया जा रहा है बार-बार, who else is involved? That he keeps coming back. He's not the only one there. मुल्जिम की लाहौर में कई प्रॉपर्टियां सामने आई हैं। ताज्जुब की बात है कि जिनको मनशियात रोकने के काम पर लगाया गया था वही इस काम में मुलव्वस निकले। वैसे ताज्जुब क्यों हो रहा है हम सबको? ये मामला इस साल जुलाई में लाहौर के मज़ाफ़ात में करोड़ों रुपए मालियत की 6 किलोग्राम मनशियात ले जाने वाले ड्रोन गिरकर तबाह होने के बाद एक्चुअली सामने आया था। एएनएफ की कार्रवाई यहाँ तक पहुँच गई है, तो होपफुली सिलसिला रुके नहीं, सब किरदार बेनकाब हों और वो लोग भी बेनकाब हों जो जिनको पता है कि ये 45 बार मुअत्तल हुआ है। ये पहली बार मुअत्तल हुआ होगा, वापस आया होगा, दूसरी बार, तीसरी बार, ये मामला 45 तक जा मतलब ये मजाक ही बन गया होगा ना कि आप जा रहे हैं और कब आ रहे हैं, टाइप सीन हो चुका होगा। ये हमने वी वांट टू फाइंड आउट कि क्या हो रहा है। नुमाइंदा जियो न्यूज़ अहमद फराज हमारे साथ हैं, जॉइनिंग अस फ्रॉम लाहौर। अहमद फराज, इस मूवी नहीं, नॉट मूवी, सॉरी, ये मूवी है ही नहीं, ये तो रियलिटी है। तो ये ड्रोन के ज़रिए मंशियात की सप्लाई पकड़े जाने वाली खबर जब से सामने आई है ना, तो ये हम बहुत ही, हमें दिलचस्पी लग रही है, लेकिन ये अंदाज़ा भी हमें हो रहा है कि ये इट्स बिगर देन इट सीम्स। ये बहुत बड़ी एक पीछे स्टोरी है। क्या कुछ पता चल चुका है अब तक इस सारी इंक्वायरियों के बाद? बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया कि ये जब ड्रोन के बारे में इस किस्म की खबर आई कि उसके ज़रिए जो है वो सरहद पार मंशियात जो है वो स्मगल की जाती है, तो वाकई हम भी पहले समझे कि शायद ये इसमें कोई हकीकत ना हो, लेकिन हमने हैरान कुन तौर पर जब इसमें देखें, इसमें सारा क्रेडिट जो है वो एनएफ को जाता है। एंटी नारकोटिक्स फोर्स जो थी वो, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा उनकी कारकर्दगी है, वो काम करते रहते हैं, तो उन्होंने ही इस नेटवर्क को ब्रेक किया। और यकीन जानिएगा कि मैंने भी जब वो ड्रोन देखा तो वो ड्रोन जो था वो एक कार से भी बड़ा था, यानी कि ये मुख्तलिफ ग्रुप्स थे जिनको एएनएफ ने गिरफ़्तार किया। 2-3 उन्होंने मुकदमात भी दर्ज किए और एक जो गैंग था, जब उनसे एक कार बरामद हुई, क्योंकि कार में ये मंशियात लेके जा रहे थे, और ड्रोन जब बरामद हुआ तो उस ड्रोन को जब हमने देखा, उसकी जो लंबाई, जो चौड़ाई थी वो उस कार से भी बड़ी थी। तो वो ड्रोन भी उन्होंने एएनएफ ने कब्ज़े में लिया। तो ये जब वाक़यात की जब इत्तला मिली तो ना सिर्फ एक जगह पर बल्कि एएनएफ ने मुतअद्दिद मुकामात पर छापे मारे और 2-3 गैंग्स इसमें उन्होंने उनको गिरफ़्तार किया, बल्कि एक लाहौर पुलिस ने भी इसमें एक गैंग को गिरफ़्तार किया जिनसे ड्रोन बरामद हुआ। और ड्रोन बरामद होने के बाद ये मुकदमात दर्ज किए गए और इन मुल्ज़मान के ख़िलाफ़ जो है वो काफ़ी हाई पैमाने पर जो है वो तफ्तीश भी की जा रही है। बिल्कुल, इट्स अ वेरी बिग थिंग। मतलब ये डिवाइस उड़ रही है तो वैसे ही मैं कहता हूँ कि हमारे जो सिक्योरिटी इदारे हैं वो भी ज़रा चौकन्ने हो जाएं कि ये गाड़ी से भी चौड़ा ये ड्रोन है। लेकिन ड्रोन की हाइट तो इतनी नहीं हो सकती टू फ्लाई। हाँ, मतलब यू कुड एक्चुअली स्पॉट कि क्या चीज़ उड़ रही है। ऑब्वियसली यू वुड सी इट। अब ये बताइएगा अहमद, एक पुलिस अफसर साहब का जिनका नाम आ रहा है, इनकी एक ज़बरदस्त हिस्ट्री बताई जा रही है। दर्जनों बार माशाल्लाह मुअत्तल हुए हैं, खरबपति अरबपति बताए जाते हैं। इन्हें कौन बचाता रहा? ये मतलब हर दफा मुअत्तल होते थे, अकेले नहीं है, और वापस आ जाते थे, और 45 दफा ये सारा मामला हो गया।
बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया। ये देखें, ये दर्जनों नहीं बल्कि ये 45 बार मुअत्तल हुए, 6 बार इनको नौकरी से बर्खास्त किया गया, 13 इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुए और 5 मुकदमा तो सिर्फ एंटी करप्शन नहीं दर्ज किए। और इन साहब का नाम मज़हर इकबाल है। ये हैं तो इंस्पेक्टर, लेकिन इनको डीएसपी के ओहदे पर लगाया हुआ था और नारकोटिक्स यूनिट था, ये बनवाया गया था, लाहौर पुलिस ने बनाया हुआ था नारकोटिक्स यूनिट, इन्वेस्टिगेशन यूनिट। और ये साहब वहाँ पे तैनात थे और ये सीआईए के अंडर काम कर रहे थे। सीआईए पुलिस जो थी वो ये उनके साथ काम कर रहे थे। और ये जब पता चला एंटी नारकोटिक्स यूनिट जो था ANF कि ये साहब जो है इस तरह मुजरमाना सरगर्मियों में मुलविस हैं, तो फिर एंटी नारकोटिक्स यूनिट ने ही इनकी जो है मुकम्मल उन्होंने इनकी रैकी की। और रैकी के बाद जब उन्होंने इनके कुछ साथी थे जिनमें ख़ास तौर पर इनका कार खास था फयाज, उसको जब गिरफ्तार किया तो उसने फिर इंकशाफ किया कि ये जो काम करते हैं मंशियात की तरसील का, वो जो मुल्ज़मान पकड़ते थे उनसे लेकर जब वो उनसे मंशियात बरामद होती थी तो वो बरामद तो होती थी, लेकिन उनके खिलाफ जो मुकदमा दर्ज करते थे वो कम जो है उनकी जो लागत थी, उनकी जो वज़न होता था, उनके कम मुकदमा दर्ज करते थे। और ज़्यादा तो होती थी वो खुद फिर वो भी ड्रोन के ज़रिए ये स्मगलिंग करते थे। इनके साथ साथ एक मुहर्रर, एक सब इंस्पेक्टर महमूद, एक SI काशिफ, यानी कि ये 4-5 पुलिस एहलकारों को गैंग था। मज़हर इकबाल जिनकी मैं पहले बात कर रहा था, इन पर ये इल्ज़ाम है कि इन्होंने 7 करोड़ 50 लाख रुपया तो इनके घर से बरामद हुआ है। और डील जो ये शुरू की थी इन्होंने, मंशियात फ़रोज़ जो अहम था जिसको उन्होंने पकड़ा था, वो 12 करोड़ से डील शुरू हुई और 7.5 करोड़ वो उनसे ले चुका था। 2 गाड़ियां भी ले चुका था। वो तमाम गाड़ियां भी पुलिस ने रिकवर कर ली, एंटी नारकोटिक्स ने रिकवर कर ली हैं, वो रकम भी इनके घर से रिकवर कर ली। लेकिन ये जो मुल्जिम है DSP मज़हर इकबाल, ये अभी तक गिरफ्तार नहीं हो सके। चलिए, इनकी तो आई होप कि सब लोग शक्ल भी याद रखेंगे। और मतलब दैट इज ऑलमोस्ट इम्प्रेसिव। ये जो सारी आपने डिटेल दी, अच्छा ये बताएं, ये कोई एक शख्स या एक किरदार नहीं हो सकता, ये पूरा एक बाज़ाब्ता नेटवर्क होगा जो इतना बड़ा ऑपरेशन चला रहा है। किसी ने इस अफसर को जो इंस्पेक्टर लेवल का उसको DSP की सतह पे लगाया और लगाया भी नारकोटिक्स इन्वेस्टिगेशन यूनिट में। मतलब बात ये, इतनी मूवीज और इतने ड्रामे तो हमने भी देखे हैं कि हमें पता होगा कि एक फ्रंटमैन फेस है, इसके पीछे है कोई और। तो आपके ख्याल में ये पुलिस अफसर ही सबसे बड़े किरदार हैं या उनसे ऊपर के लोग भी हो सकते हैं? कौन कौन इन्वॉल्व है, उसकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है कि नहीं? समझता हूँ कि देखिए कि जिस तरह की एक मिसाल है कि दूध की रखवाली पर बिल्ली को बैठा देना, तो ये वही हिसाब था ना कि इनको जब लगाया हुआ था, इनको उस यूनिट का इंचार्ज लगाया हुआ था जो सबसे ज़्यादा जिस पर कंसंट्रेशन करने की ज़रूरत होती है, जिस पर पुलिस को, तमाम एजेंसीज़ को कार्रवाइयों करने की ज़रूरत होती है कि जितने भी मंशियात फरोश हैं, चाहे वो कोकीन बेचते हैं, चाहे वो आइस बेचते हैं, चाहे वो चर्च या हेरोइन बेचते हैं, उनको गिरफ्तार किया जाए। लेकिन इन्होंने उसी की रखवाली पर उस DSP को बैठाया हुआ था और वो ना सिर्फ वो अपने साथियों के साथ इस मंशियात की फ़रोख्त का काम कर रहे थे, बल्कि इसके साथ साथ वो मंशियात फरोशों से पैसे भी लेते रहे और करोड़ों रुपया उनके घर से एंटी नारकोटिक्स फोर्स ने बरामद किया। और बरामद करने के बाद बाकायदा मज़हर इकबाल और उनके साथियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। मुकदमा दर्ज होने के बाद ये साहब एक दफ़ा अदालत भी गए, इन्होंने अपनी अबूरी ज़मानत भी कराई, लेकिन अबूरी ज़मानत जब खारिज हुई है तो ये उनको वहाँ से भी नहीं गिरफ्तार किया जा सका और ये यहाँ से फरार होने में कामयाब हो गए। So yes, अदालत भी गए, अपने लिए ज़मानत भी करवाई। मतलब कि ये एक कॉमेडी ऑलमोस्ट लगना स्टार्ट हो गई है। और इनके DHA में 7 घर हैं लाहौर में। और गाड़ियां कितनी होंगी, गैस करें? 20, 30, 50, 125 गाड़ियां खरीदो फरोख्त हो रही हैं, कर चुके हैं ये। He has a whole business, he has a network, no wonder उसको वो सोच भी नहीं सकता होगा कि कभी वो पकड़ा जाएगा। ड्रग माफियाज जो होते हैं, they have this much amount of money। वो मतलब क्या हमारे यहाँ ये पाब्लो एस्कोबार से इंस्पायर्ड थे, क्या बनना चाह रहे थे? ये पैसा तो जाहिर है सबसे ज़्यादा इसी काम में होता है। इन्होंने वो सीरीज नारकोटिक्स वगैरह देखी होगी, कहने का मतलब है। और बाय द वे 125 गाड़ियां, ये 7 घर, ये इतने करोड़ों इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में पता लगा। अभी तो डेप्थ में गए ही नहीं है, वरना तो और नाम भी आएंगे। लेकिन ऐसी चीज़ों को छोड़ना नहीं चाहिए, फिर पीछे पड़ जाना चाहिए कि ये हो क्या रहा है। और इट्स एम्बैरेसिंग। और दूसरी बात ये है कि हमारे नौजवान जिनको मनशियात की इस लत में डाला जा रहा है या लग रहे हैं, उनका क्या फ्यूचर होगा? मतलब
कुछ साल पहले तक ये बातें ना कोई फिल्मी कहानियां लगती थी कि आइस का नशा करते हैं लोग और ये सारी बातें, मतलब यू नो मेरे एक और पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से मैसेज आया कि एसएसपी लसबेला ने एक और कार्रवाई की और इतनी बड़ी मिकदार में आइस ड्रग जो है वो पकड़ी गई है। सो ये तो पकड़ी गई है, आई एम श्योर कुछ नई भी पकड़ी जाती होगी। सो दीज थिंग्स आर ऑल देयर एंड आवर यूथ इज being affected and that's this youth क्या, this is our future। पहले ऑलरेडी अभी हम डेमोक्रेसी डे की बात करें, how things have not been working out on different platforms and avenues, अब इसको भी बीच में डाल लो तो क्या रह जाएगा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल कल अपने ओहदे से रिटायर हो रहे हैं और उनकी रिटायरमेंट के साथ ही पाकिस्तान की अदालती तारीख का एक मुतनाज़ तरीन दौर जो है वो ख़त्म हो रहा है। हर तरफ से बेंचों पर सियासत जो है सियासत ज़दा होने के इल्ज़ामात लगे और चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल को मनपसंद बेंचेस सियासी झुकाव, अदलिया के अंदर तफरीक पैदा करने के इल्ज़ामात का सामना रहा। पार्लियामेंट की बालादस्ती को हर मौके पर चैलेंज किया गया और उस वक्त सुप्रीम कोर्ट में आपको बता दें कि 60,000 से ज़ायद अवामी नौइयत के मुकदमा जो इस वक्त चल रहे हैं, मुंतज़र हैं फैसलों के। शायद यही वजह है कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल पर अवामी नौइयत के मुकदमात नज़रअंदाज करके सिर्फ सियासी मुकदमात को तरजीह देने के इल्ज़ामात लगाए गए। बहरहाल अब नए चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा होंगे, चैलेंजेस का मुबेश वही हैं, लेकिन नए चीफ जस्टिस को पुरानी रिवायात ख़त्म करनी है। उम्मीद तो यही है। बहुत से इन पर इल्ज़ामात लगे, इनकी सास साहिबा की मुबैना ऑडियोज़ भी सामने आई और भी बहुत मामला थे। फॉर्मर प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन एहसन भून साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया एहसन साहब। भून साहब, चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल रिटायर हो रहे हैं और उनके दौर को और कुछ ना कहें लेकिन एक मुतनाज़े दौर तो कहना ही होगा। आपकी नज़र में क्या बुनियादी इश्यूज़ रहे और निज़ाम इंसाफ पर, इस सारे सिस्टम पर क्या असर डाला इस दौर में? मैं समझता हूँ कि मेरी राय में जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब का कैरियर एक बहुत लंबा कैरियर था। एक आला अदलिया के जज के हवाले से वो हाई कोर्ट के जज रहे, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे और जब तक उनका दौर रहा हाई कोर्ट और चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट, मैं समझता हूँ कोई इतना मुतनाज़ा नहीं रहा या वह इतने डिस्प्यूटेड नहीं रहे। इसी तरह जब वो पहली दफ़ा या चीफ जस्टिस बने हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, तो उस वक़्त से थोड़ा सा मामला जो है वो मुतनाज़ा हो गया और अल्टीमेटली वो तनाज़ा बढ़ते बढ़ते इस वक्त हद तक चला गया कि शायद कम से कम मैं समझता हूँ कि मेरी अपनी ज़िंदगी में मैंने इतनी मुतनाज़ा सुप्रीम कोर्ट किसी सिविल दौर में मैंने नहीं देखी। और जिस लेवल पे पोलराइजेशन हुई कि तकरीबन आधे जज साहिबान एक तरफ और आधे जज साहिबान दूसरी तरफ, और ये बेंचेस की तश्कील डिस्प्यूटेड रही और इसी तरह ख़ास तौर पे सियासी केसेस के हवाले से जो बेंचेस की तश्कील हुई वो भी एक इंतहाई मुतनाज़ा मामला है। ख़ास तौर पे मैं समझता हूँ कि हमारे लिए एक उनका जो आर्टिकल 95 की इन्फोर्समेंट के हवाले से एक केस था, जो नो कॉन्फिडेंस की पिटीशन जब चली थी कासिम सूरी साहब की, जो स्पीकर साहब की मौजूदगी में, तो वो एक बहुत अच्छा इकदाम और बड़ा अच्छा फ़ैसला था। उसके बाद जब मामलात आगे चलते गए तो मेरा ख़्याल है वो ज़रूरत से ज़्यादा जो सुप्रीम कोर्ट की तकसीम थी उसमें वो उनका सारा कैरियर अपने साथी जजेस को खुश करने और उनको ले के साथ चलने में ज़्यादा मुतनाज़ा हो गया। ये पोलराइजेशन की जो आप बात कर रहे हैं, पिछले कुछ सालों में तो हमने, मतलब आप तो अदलिया की बात कर रहे हैं, वैसे भी हमने मुल्क में शदीद पोलराइजेशन देखी है। एहसन भून साहब, ये बताइए कि आप बेंच बनाने, कानून साजी और सियासत में दखल अंदाजी और मुतनाज़ फैसलों जैसे जो इश्यूज़ बताए जा रहे हैं या सामने आ रहे हैं, वो एक लेगेसी है जो साकिब निसार साहब से चली आ रही है। इतने साल इतने सब चीफ जस्टिस ऐसा ही करते रहे हैं, तो जस्टिस बंदयाल से ज़्यादा शिकायत क्यों हो रही हैं? मेरा ख्याल है जो ज़्यादा पॉलिटिकल केसेस थे
ये बात ठीक है, जस्टिस मियां साकिब नसार साहब ने भी जुडिशल एक्टिविज़म किया, लेकिन मेरा ख़्याल है उस वक़्त तक ये सारी चीज़ें जो थीं वो उस वक़्त मेरा ख़्याल है एस्टेब्लिशमेंट और अदलिया हमारी एक पेज पे थी, और अल्टीमेटली आहिस्ता आहिस्ता जब इमरान खान साहब के आखिरी दिन आए तो हमारे एक इस्तलाह चली हम ख्याल जजेस की, एक जो तासर था कि मोहतरम बंदियाल साहब के जो इर्द गिर्द कुछ लोग हैं जुडिशरी में, वो शायद आउट गोइंग जो हमारी हुकूमत थी उस वक़्त की PTI की, उसको और उनकी सपोर्ट करने वाले जो आर्मी इस्टेब्लिशमेंट में लोग थे उनसे ज़्यादा राब्ते में, जिसमें जनरल फैज़ साहब का बड़ा नाम लिया जाता है और जनरल बाजवा साहब का नाम लिया जाता है। लेकिन इसलिए मैं समझता हूँ जब मौजूदा हालात में गवर्नमेंट चेंज हुई तो मेरा ख्याल है उसमें गवर्नमेंट चेंज होने की एक सबसे बड़ी वजह ये थी कि उसके दरमियान एक नए आर्मी चीफ की तकर्री होने जा रही थी। शायद अगर वो पीरियड बीच में ना होता तो हो सकता है शायद ये गवर्नमेंट नो कॉन्फिडेंस आगे पीछे ना होता। बंदियाल साहब जो हैं वो हमारे मोहतरम ही फेल विक्टिम ऑफ दैट पोलराइजेशन, जो पिछली गवर्नमेंट के कुछ दोस्त थे वो उनके शायद ज़्यादा करीब हो गए और उन्होंने उनको अकॉर्डिंगली अपने उन जो उनके मकासद से उनके लिए इस्तेमाल किया। इसलिए मेरा ख़्याल है कि ये मामला ज़रूरत से ज़्यादा जो है वो मुतनाज़ हो गया। बहुत कुछ आपने कहा है। भून साहब, अब जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा आ रहे हैं, हम हामिद मीर साहब से भी गुफ्तगू कर रहे थे, उनसे उम्मीद यही है कि जो कुछ ठीक नहीं रहा है या गलत रिवायात इस्टेब्लिश हुई हैं कुछ दुरुस्त करने की कोशिश करें, लेकिन देयर इज़ सो मच। इब्तिदा आपके ख़्याल में कहाँ से की जा सकती है? मैं समझता हूँ कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जो हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है मौजूदा हालात में, चूँकि उनको विरसे में एक इंतहाई तकसीम शुदा जो सुप्रीम कोर्ट है वो मिली है। सबसे पहले तो मैं समझता हूँ कि अपने हाउस को उन्हें दुरुस्त करना पड़ेगा, जिसमें इतनी ज़्यादा बिटरनेस है। जिस तरह हमारी पॉलिटिक्स में एक जो कल्चर ऑफ टॉलरेंस था, कल्चर ऑफ डायलॉग था, जो एक दूसरे की बात सुनने का हौसला था, वो पिछले कुछ सालों से इतनी वायलेंस आ गई कि लोग जो हैं वो एक दूसरे के साथ अपनी बात का पॉलिटिकल पोलराइजेशन के नतीजे में एक दूसरे से अपनी बात भी नहीं करना चाहते, और ये शराइत कर गया आहिस्ता आहिस्ता हमारे सारे अदारों के दरमियान। और इस हवाले से मैं समझता हूँ कि सबसे पहले जो बड़ा चैलेंज है वो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को एक पोलराइज्ड तकसीम शुदा अदारा मिला है। उस हवाले से दूसरी बात ये है कि उनको एक और जो बैकलॉग मिला है, जो पेंडिंग पॉलिटिकल केसेस हैं जो भी अभी भी पेंडिंग हैं, वो मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ के, वो इलेक्शन के हवाले से, इलेक्शन की डेट्स के हवाले से, और ख़ास तौर पे सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो है वो उसकी फ़ेट क्या है। अगर उसकी फ़ेट ये है कि जिसमें बेंचेस की तश्कील के हवाले से मोहतरम 3 सीनियर जजेस का एक जो आर्टिकल 191 कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से वो दे दिया गया है, अगर उसको देखा जाए तो अगर वो उसकी फ़ेट येस में होती है तो उसके बाद ये सारे जो केसेस उन्होंने पीछे जस्टिस बंदियाल साहब और उनके साथियों ने मुतनाज़ा किए हैं, ये फिर उनको दोबारा सुनने पड़ेंगे। बहुत कुछ है जो करना पड़ेगा या करना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका एहसन भून साहब। अभी हम बात भी कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल का रिटायरमेंट से कबल बेंच में आज आखिरी रोज़ है और चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने वकला और सहाफ़ियों का शुक्रिया अदा किया है।
गुड टू सी यू ऑल माई फ्रेंड्स। चीफ जस्टिस का आखिरी केस, आपको पता ही है ना गुड टू सी यू का भी क्या माजरा था। मीडिया के साथियों का भी शुक्रिया जिन्होंने मुझे मुस्तैद रखा। उमर अता बंदयाल साहब ने कहा कि मीडिया की तनकीद को वेलकम करते हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि मीडिया फ़ैसलों पर तनकीद ज़रूर करे लेकिन जजेस पर ना करे। तनकीद के जवाब में जजेस अपना दिफा नहीं कर सकते। जज पर तनकीद से पहले ये ज़रूर देखें कि सच पर मबनी है या कयास आराई है। जजेस पर तनकीद झूठ की बुनियाद पर नहीं होनी चाहिए। तो अगर मुबैना ऑडियो सामने आए तो उनके ऊपर क्या करना चाहिए फिर, जिसमें ये सवाल अब किए जाएंगे शायद। ठीक है। चीफ जस्टिस ने कहा कि अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ कि जिसने मुझसे मुल्क और इंसाफ की खिदमत ली। यहाँ इंसाफ से इनकी क्या मुराद है? आगे चलें। अच्छा जी, एक दफ़ा फिर बता दें सुप्रीम कोर्ट में आपको। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल का रिटायरमेंट से कबल बेंच में आज आखिरी दिन है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने वकील और सहाफ़ियों का शुक्रिया अदा किया और गुड टू सी यू जिस पर गुड टू सी यू ऑल माय फ्रेंड्स हो गया ना। गुड टू सी यू ऑल माय फ्रेंड्स, वो दूसरा है गुड टू सी यू, और ये दूसरा है। सो उन्होंने ऑब्वियसली जान के यूज़ किया है कि उन्होंने कहा जी मैं तो हर एक को, तब भी ये कहा था कि मैं हर एक को कहता हूँ। मीडिया के साथियों का उन्होंने शुक्रिया अदा किया और ये सारा कुछ हुआ। That's it for today. We will see you inshallah on Monday. Have a great weekend.